उत्तर प्रदेश में इन दिनों कफ सिरप की जब्ती का मामला चल रहा है। कफ सिरप के नशीली कफ सिरप, प्रोटीन कफ सिरप कांड का मुख्य आरोपियों की तस्वीर जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह आजकल कफ सिरप के घेर में फंसा। क्या आप शुभम जायसवाल को जानते हैं? शुभम जायसवाल इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक। नहीं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आलोक सिंह को मैं बचपन से आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। कुछ तस्वीरें हैं आपकी, वो जरा देख लेते हैं। बिल्कुल। ये शुभम जायसवाल हैं। बताइए साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी कामों में इन्वॉल्व हैं जी। और रिश्ते को मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा मैं। कितने मुकदमे चल रहे हैं अभी आपके ऊपर? अभी हमारे ऊपर 4 मुकदमे होंगे। बाकी में गवाह मुकर गए। जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश डिक्लेयर किया था। हाँ बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बताइए जरा क्या मामला है। तो कभी आप कह रहे हैं कि मायावती आपके पीछे पड़ी रही, मुकदमे कर दिए। नहीं, वो तो सरकार से जब समर्थन विड्रॉ करेंगे आप तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार की आपकी विच हंटिंग कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में फर्जी मुकदमे आप पे ऊपर हुए। बिल्कुल हुआ। हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ सर? प्लीज मुझे बताइए कि इन्हीं मायावती जी ने मुझे जेल में डाला, 10 मुकदमे की। अभी आप पीड़ित पक्ष की तरह पूरी बात बता रहे हैं और उन्हीं के सिंबल पे आप चुनाव लड़े, जीते। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी आपकी मदद करने वाले मुलायम सिंह यादव जी के बेटे भी। वो एक जात विशेष को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। झगड़ा हो गया था। पहला मुकदमा तभी कायम हुआ था। कितनी उम्र थी? 16 की 17? उम्र रही होगी हमारी 17 साल। तो उसी में बात बढ़ गई, उसी बात बढ़ने की प्रक्रिया में गोली चल गई। ये 17 साल का लड़का तमंचा लेके क्या कर रहा था? सौरभ जी, आप कहाँ से हैं? आप तो झांसी से हैं। जी मैं उरई जालौन का। उरई जालौन। हाँ। आप जौनपुर आजमगढ़ होते तो आपको समझ में आता। समझाई, मैं समझना चाह रहा हूँ इसीलिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कफ सिरप की जब्ती का मामला चल रहा है और इस मामले में सोशल मीडिया पर बहुत ट्रायल भी चल रहा है। हमारी इस बातचीत में आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। विपक्षी कह रहे हैं कि कफ सिरप के केस में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं सब इन्हीं के संगी साथी हैं। साथ की तस्वीरें हैं, वीडियो हैं। इन्हीं का संरक्षण था और इन्हीं माननीय के संरक्षण में अपराध का ये गोरख धंधा फल फूल रहा था। उधर धनंजय सिंह हैं जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी एक सफाई पोस्ट कर चुके हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एसडीएफ है। इस महकमे की मुखिया आईएएस अधिकारी रोशन जैकब हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं जो अपने अपने स्तर पर बयान दे चुके हैं। स्वास्थ्य मामलों के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका भी बयान आ चुका है और बयान आया है सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी। सबके बारे में किन की गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर में क्या तफसील और इसके आगे पीछे के केसेस हैं, आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। कितने मुकदमे चल रहे हैं अभी आपके ऊपर? अभी हमारे ऊपर 4 मुकदमे होंगे। 4? बाकी में गवाह मुकर गए? माननीय न्यायालय से बरी हुआ हूँ। माननीय न्यायालय से, और एक मामले में जमानत पर चल रहे हैं। जी ठीक है। नहीं, जमानत तो सभी मामलों में चल रहे हैं, जितने मुकदमे अभी चल रहे हैं हमारे ऊपर। एक में सजा के बाद आई स्टैंड करेक्ट। यस। एक मामला है जिसमें आपको एक सजा मामले मिली, मुझे कन्विक्शन हुआ था 7 साल का। जी। और हाई कोर्ट से बेल मिली है। जी ठीक है। ये इसलिए क्योंकि अक्सर ये कह दिया जाता है कि साहब बहुत मुकदमे हैं, तो हमने कहा पहले मैं पूछ लूं। तो 4 अभी ऑनगोइंग मुकदमे हैं जिनमें आप बेल पे बाहर हैं। जी। अच्छा, एक जमाना था जब लोग कहते हैं आपके ऊपर 43 तक मुकदमे थे, सही बात है ये? छात्र जीवन के कुछ मुकदमे थे और समय के साथ। जब आप अजीत सिंह के साथी हुआ करते थे? नहीं, मैं कभी अजीत सिंह का साथी नहीं रहा। हम लोग विश्वविद्यालय के साथ, अभय सिंह के साथी तो रहे हैं। हाँ, साथ छात्रावास में साथ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावास में साथ रहा। कुछ साथ चले हैं जिसको दोस्ती के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ साथ रहा है। नहीं, अब तो क्या ही दोस्ती है, जब टकसाल वाली फायरिंग के बाद तो। हाँ, बड़ी आपको व्यक्तिगत तौर पे तकलीफ हुई होगी धनंजय सिंह जी कि आपके ऊपर गोली चली, आपने इल्ज़ाम लगाया, धनंजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया अभय सिंह के ऊपर, अभय सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं ज़रा दर्शकों को बता दूं, फिर आपका पक्ष लेता हूं। 4 अक्टूबर 2002 की बात है। वाराणसी का कैंट थाना क्षेत्र, नदेसर का इलाका, टकसाल सिनेमा हॉल के पास। उस समय विधायक थे धनंजय सिंह, रारी सीट से विधायक थे। जी, रारी सीट से। सफारी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग होती है, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल।
गनर ड्राइवर घायल। पुलिस ने कार्रवाई की। अभय सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह उर्फ बबलू समेत अज्ञात के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। 29 अगस्त 2025 को यानी अब से कुछ महीने पहले वाराणसी के स्पेशल जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने साक्ष्य के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, जिसे धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती भी दी। 6 दिसंबर 2025 को यानी इस बातचीत के रिकॉर्ड होने से कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने जो जस्टिस लक्ष्मीकांत थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, सिंगल जज की बेंच है। उन्होंने क्रिमिनल अपील जो धनंजय सिंह ने फाइल की उसे खारिज कर दिया और कहा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ अपराध है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और तब उन्होंने कहा कि नो वन इज अलाउड टू पुट हिज फीट इन द शूज ऑफ द स्टेट एंड इफ इट इज परमिटेड इट मे क्रिएट अनदर एनार्की। और कोर्ट ने कहा कि भले ही अपीलकर्ता मूल मामले में घायल और शिकायतकर्ता हो, वो सीआरपीसी की धारा 2AA या बीएनएस की धारा 21Y में परिभाषित पीड़ित शब्द के दायरे में नहीं आता है। तो सवाल ये है कि टकसाल सिनेमा के सामने फिर धनंजय सिंह पे गोली चलाई किसने? नहीं, अभी मूल केस आपको मैं सरोज जी करेक्ट करूं, वो गैंगस्टर का मामला था। मूल केस अभी हमारा ट्रायल में चल रहा है जिसमें फाइनल आर्गुमेंट होने हैं। वो 12 तारीख को डेट है, डेट अभी चल रही है उसमें। अच्छा, और गैंगस्टर वाले में कैसे बरी हो गए? ये उत्तर प्रदेश का हमारे ख्याल से एक ऐसा अनोखा केस होगा जिसमें मूल केस मेरे ऊपर गोली चलती है, नामजद FIR होती है और पुलिस उस समय गैंगस्टर लगाती है। अभय सिंह गैंग लीडर होते जिनके ऊपर 22 मुकदमे उस समय गैंग चार्ट में दिखाए गए थे। और उसी दौरान चूंकि अभय सिंह उस समय बीएसपी से चुनाव लड़े थे 2002 में, बीएसपी से चुनाव, उसमें बीएसपी की सरकार थी और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। मेरे ऊपर गोली चलती है, पुलिस पूरी तरीके से मदद कर रही होती उधर। पुलिस किसकी मदद? अपराधियों की मदद कर रही होती। अच्छा। जब मैं एमएलए हुआ तो मैं सुरक्षा की मांग किया था सरकार से कि मुझे इनपुट थे कुछ कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो मुझे सिक्योरिटी उस समय नहीं दी गई। जब मेरे ऊपर हमला हो गया तो पीएल पुनिया जी उस समय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुझे सुरक्षा भिजवाई, तो सुरक्षा मैंने वापस कर दी। हमने कहा सरकार इसका मतलब मुझे इंतजार कर रही थी मेरे मरने का, मेरे हमले के बाद मुझे सुरक्षा दी गई थी। तो उसी समय सरकार से मेरा विरोध भी चला, हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे, सरकार से समर्थन भी वापस लिया हूँ। उसी दौरान अक्टूबर की घटना थी, 4 अक्टूबर को मेरे पर गोली चली, 11 अक्टूबर को वहाँ पे विस्तार हुआ था सरकार का और तमाम निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाए गए थे, कोई भी निर्दलीय सरकार में मंत्री नहीं था। और उस समय की मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमारे यहाँ निर्दलियों की नहीं चलती, किसी निर्दलियों की भागीदारी सरकार में नहीं होगी। उसी बात को लेकर हम लोगों ने विरोध किया। उस समय 16 निर्दलीय विधायक हुआ करते थे उस समय उत्तर प्रदेश में चुन के आए थे। हम लोगों ने विरोध किया उस समय। 25 अक्टूबर को समर्थन वापस ले लिया सरकार से, हम लोग 8 लोग जाके निर्दलियों ने। कौन कौन थे 8 लोग? मैं था, राजा भैया थे उसमें, कौशल किशोर थे, RK चौधरी जी थे, तमाम उस समय दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे, कई इसमें, तो इसमें नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन ये 5 हम आपको परमानेंट नेम बता दे रहे हैं। तो ये सब लोगों ने, हम लोगों ने समर्थन वापस लिया सरकार से। उसी के एवज में, और उस समय जब गोली मेरे ऊपर चली थी, सबसे विस्तार हुआ, तो विस्तार के दिन से विरोध बयान आने के बाद अगले दिन से विरोध चालू हो गया था। उसके बाद इस मामले के जो आरोपी थे उनको कानपुर में पुलिस के द्वारा अरेस्ट दिखा के सरेंडर कराया गया। दैट वाज नॉट एन अरेस्ट, इट वाज एन सरेंडर, इट वाज अ सरेंडर, या कानपुर में। और उसके बाद मदद होने लगी। गैंगस्टर तो मैंने लगाया नहीं था, सरकार ने लगाया, उसमें पुलिस ने लगाई थी। और एक ऐसा केस, मैंने कहा अनोखा केस इसलिए है कि इसमें गैंग लीडर के ऊपर से फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, बाकी 5 के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। गैंग लीडर को फाइनल रिपोर्ट लगा के उसको हटा दिया गया। 2003 में ही लगा दिया गया था उस समय, चूंकि हम लोग 2003 में 2-3 की घटना है। हम लोग जेल चले गए, हम लोगों को गिरफ्तार करा के उस समय 10 मुकदमे कायम कर दिए गए थे 2 दिन के अंदर हमारे ऊपर। उस समय राजा भैया के ऊपर मुकदमे कायम किए गए, तमाम लोग जो उस समय विरोध कर रहे थे, अक्षय प्रताप थे, जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए गए थे। और जगह से, जौनपुर से गैंगस्टर, लखनऊ से गैंगस्टर, राष्ट्रका, तमाम मुकदमे उस समय सरकार से विरोध के दरमियान लगाए गए थे। जो आप कह रहे हैं मुकदमों को फहरिस्त, ऐसे ही फहरिस्त बढ़ी थी। तो सरकार का लाभ मिलते हुए, चूंकि बसपा से चुनाव लड़ चुके थे अभय सिंह, तो उनको सरकार का पूरा लाभ मिला और उनका फाइनल रिपोर्ट लगा, उनकी बेल हो गई। 1 महीने वो बाहर आ गए जेल से,
और बाकी लोग, हम लोग जेल लगभग 11 महीना मुझे जेल रहना पड़ा था उस समय सरकार की। जब सरकार 29 समय लगता अगस्त में सरकार ने जब रिज़ाइन दिया, बहन मायावती जी ने रिज़ाइन दिया उस समय मुख्यमंत्री ने, उसके बाद जो है हम लोग जेल से बाहर निकल के आ पाए थे। ये स्थिति है, अनोखा केस है। अगर फाइनल रिपोर्ट ही पुलिस को लगाना था तो पूरे केस में लगा देना चाहिए था, गैंग लीडर के ऊपर से। ये बरी हुए हैं क्या अभी? यस, उसमें जो 5 मुलजिम थे वो बरी हुए, उसी के आधार पे मैंने उसमें हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखा है कि किस तरीके से मूल जो गैंग लीडर है उसके ऊपर से किस तरीके से FR लग गई, बाकी के खिलाफ FR क्यों नहीं लगी, चार्जशीट कर दिया गया। ये पुलिस इसका जवाब आज तक नहीं दे पाई, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही डेट। योगी आदित्यनाथ सरकार का क्या रुख है इस मुकदमे पे? अब सरकार, पुलिस इसमें जाके जवाब देना चाहिए। आज तक पुलिस ने होम को नोटिस है, होम ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, होम को जवाब देना चाहिए इसमें जाके। योगी आदित्यनाथ सरकार और योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री तो यही दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का राज है, किसी गैंगस्टर की, किसी गुंडा माफिया की नहीं चलेगी। किस पार्टी में हैं इन दिनों आप? मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। आप इंडिपेंडेंट? यस। भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं है? नहीं, वैचारिक समझौते वैचारिक रूप से हम भाजपा के नज़दीक पाते हैं, तो इसलिए जब ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग समर्थन भी किए हैं, विरोध भी रहा है, साथ चलता रहता है। तो आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत होती है? नहीं होती। इस केस में आपने जाके अपनी नहीं, कोई केस न्यायालय में जो न्यायालय से न्याय मांगेंगे। न्यायालय में पार्टी एक स्टेट भी तो होता है ना। अब चूंकि मैं एग्रीड पर्सन मैं था, मैं मूल केस मेरा प्रभावित ना हो इसलिए मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने एक डेफिनेशन, जो अभी नई परिभाषा आई है जजमेंट में, हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमने आज डायरी फाइल कर दी, हमारी आज हो गई। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मांगेंगे। अगर मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, अगर उसमें एक फ्लॉ ये भी है कि गैंगस्टर पहले डिसाइड होगा फिर मूल केस डिसाइड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया हुआ था। तो जब गैंगस्टर पहले डिसाइड होगा तो उससे मूल केस प्रभावित हो सकता है, या तो इसको क्लैरिफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हमारे अपने लॉयरों से हमने बात की है, हमारे लॉयर इस पे काम करके और सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे क्लैरिफिकेशन लेंगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी आपकी मदद करने वाले मुलायम सिंह यादव जी के बेटे भी। नहीं, मदद की मुलायम सिंह जी ने आपकी कभी? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार हमने बनवाई है 2003 में। उन्होंने आपकी कोई मदद? हमने उनकी सरकार बनवाई है। उन्होंने आपकी कोई मदद? हमने उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मदद जैसी कोई बात नहीं आई कभी। हमने उनकी सरकार बनवाई। 2004 में चुनाव, लोकसभा। और बदले में आप सब लोग जेल से मुक्त हुए? नहीं, जेल से तो छूट के आए, जेल फर्जी मुकदमे थे, जमानत पे आए, सरकार ने वापस नहीं लिया था। सरकार तो बेल नहीं हो रही थी हम लोगों की, चूंकि सरकार इतना अपोज कर रही थी, सरकार गई, बेल हो गई तुरंत। क्योंकि फिर अपोजिशन बंद हो गया, तो मदद तो की ना? नहीं, जब सब सारे आप सोच सकते हैं MLAs के ऊपर पकड़ के पोटा लगा दिया जाए, राशुका लगा दिया जाए और अननेसेसरी का लगा दिया जाए, तो दिख रहा था एक तरीके से 2002 और 2003 इतने मुकदमे लड़ाए, उन्हीं की पार्टी के टिकट पे आप सांसद ही जीत के आए। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं यूं ही डिफाइन कर दे रहा हूं सौरभ जी। 2002 में जब मेरी गिरफ्तारी रात को हुई थी, तब मैंने कहा था कि सन 75 में देश में घोषित करके आपातकाल लागू किया गया था, लेकिन उस समय प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति क्रिएट की गई थी कि हम समर्थन वापस कर रहे हैं, अब तरह विधायकों को जेल में भेज दिया जा रहा है। और ये जो कथित आपके बयानों में अघोषित आपातकाल है, जो आपका इल्जाम है कि मायावती जी बिल्कुल सर, उसमें बीएसपी लेड गवर्नमेंट थी और फिर मायावती की पार्टी के टिकट पर आप सांसद ही जीत के आए। बिल्कुल, देखिए मैं ये भी आपको देता हूं, जिस कांग्रेस ने 75 में जयप्रकाश जी के गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया था, उसी पार्टी ने, उसी कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी को 90 में देश का प्रधानमंत्री बनाती है। तो लोकतंत्र है, इसमें किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। चंद्रशेखर जी ने उस समर्थन के बिना पे राजीव गांधी को या कांग्रेस को अपना नेता नहीं मान लिया था। आप तो जिनको बोल रहे हैं अघोषित इमरजेंसी लगाने वाला, 2009 में उन्हीं के नाम की जिंदाबाद करके आप सांसद ही जीत के आए। नहीं, पार्टी से लड़के आए थे। और उस पार्टी की सर्वे सर्वा कौन थी? उत्तर प्रदेश की उस समय की मुख्यमंत्री और उसी पार्टी के खिलाफ मैं इलेक्शन कमीशन भी जाके लड़ा हूं। मैं अकेला पहला व्यक्ति था जो अपनी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल किया कि हमारा सस्पेंशन गलत किया गया है। अब सस्पेंशन के बाद तो आदमी नाराजगी दिखाएगा ही। तो ठीक है। हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ सर? प्लीज मुझे बताइए कि इन्हीं मायावती जी ने मुझे जेल में डाला, 10 मुकदमे की, अभी आप पीड़ित पक्ष की तरह पूरी बात बता रहे हैं, और उन्हीं के सिंबल पे आप चुनाव लड़े, जीते। आपने भी जाके बहन जी को प्रणाम किया होगा, आशीर्वाद लिया होगा, टिकट मांगा होगा। बिल्कुल, नेता जी को ऐसे ही प्रणाम करते हैं हम, कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा। कभी हमारे साथ अच्छे रिश्ते रहे उनके साथ, जब तक उनके साथ रिश्ते रहे, राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अपने आप को ये कैसे कन्विंस किया कि मैं इनको अपनी चीचा ले रहा हूँ, दोषी मान रहा हूँ और अब ये मेरे नेता। 75 का दौर दूसरा था,
80 का दशक दूसरा था, 90 का दशक दूसरा था। फिर राजनीति में हम लोग राजनीति अपनी पार्टियां नहीं थी हमारी, हम अपनी पार्टी से थे नहीं। लोकसभा की टिकट की बात है, अप्रोच उधर से ही हुआ था बीएसपी की तरफ से लोकसभा लड़ने के लिए। तो हमारे तमाम साथियों ने बैठ के चर्चा हुई, हुआ कि ठीक है लड़ा जा सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड में ज़िले में अपने यहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें लड़े। हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, मैं जेडीयू से एमएलए था, मैं चाहता था कि जेडीयू कोटे में जौनपुर की सीट छोड़ जाए, लेकिन जौनपुर सीट बीजेपी लड़ रही थी, छूट नहीं रही थी, इसलिए हम बीएसपी से चुनाव लड़कर लोकसभा जीत के आए। तो अभी धनंजय सिंह अपने आप को किस सपा से है थोड़ी बहुत दोस्ती अभी आपकी? अब तो हो सकती है अभय सिंह उधर चले गए हैं भाजपा की तरफ। कोई ऐसा दोस्ती और दुश्मनी राजनीति में होती ही नहीं है। राजनीति में नीति और विचारों के साथ अगर अखिलेश यादव जी से बात होती है आपकी? हम मिल गए तो बात होती है, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, इसमें दुआ सलाम जी। अच्छा, अखिलेश यादव जी का एक बयान है आपके नजर, जरा पढ़ देता हूं। बिल्कुल बताएं। 2 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मऊ में मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, किसी को खांसी हो तो देसी दवा गुड़ सोंठ खा लेना, लेकिन बीजेपी सरकार के समय जो कफ सिरप आ रही है उससे बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि कुछ लोग इससे मुनाफा कमा रहे हैं। अभी स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये ओडीओपी नहीं ओएम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। किसकी बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी? अभी आप उन्हीं से पूछे, नाम तो लिए नहीं है किसी का, नाम लेना चाहिए था उनको नाम लेना चाहिए था। और जिस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि समाजवादी पार्टी इस विषय में बात करने की स्थिति में नहीं है। आपको याद होगा कि 2005 की घटना है। 2005 में एक सिटिंग एमएलए की इलाहाबाद में हत्या कर दी जाती है, राजू पाल की, जो आज पीडीए का नारा लगा रही समाजवादी पार्टी। राजू पाल की हत्या होती है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और सिविल लाइंस में, जहां हाई कोर्ट भी हमारे यहाँ चीफ जस्टिस बैठते हैं, दौड़ा के मारा गया। और जो अभियुक्त थे जेल में थे, उसी व्यक्ति को, जो मुख्य अभियुक्त था, उसमें उसको जेल में रहते हुए टिकट दिया गया और पूरा प्रशासन तंत्र इस्तेमाल करके चुनाव जितवाया गया। तो ये लोग कम से कम इस तरीके की बातों को ना करें। और बाद में उन्हीं राजू पाल की पत्नी पूजा पाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायकी जीत के आई 2022 में। वो बसपा से भी रही हैं, बसपा से विधायक रही 3 बार, फिर सपा में आ गई। तो वो उनका आउटलुक होगा। तो इसका ये तो मैंने समझ लिया पीडीए वाली बात। अब जरा इस पे कब सिरप पे, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, उसके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, अखिलेश यादव जी। इंजीनियरिंग किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जाके MBA भी किए हैं सुना। तो कम से कम उनको, और 5 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे प्रदेश में वातावरण खराब हो और वाफो की स्थिति हो। एक हिसाब से आप पूरी तरीके से एलोपैथ मेडिसिन को रिजेक्ट कर दे रहे हो। जो चीज़ें जांच का विषय है, जांच हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो तो आप प्रशासन का काम अपना करेगी। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो वो क्या कर रहे होते आज की डेट में। और एक उनके वक्तव्य में एक बार और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उनके जितने वक्तव्य मैं सुनता हूँ वो एक जात विशेष को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। आज मुख्यमंत्री रह चुके हैं 12 से 17 के बीच में, हो सकता है हमारी तो शुभकामना, आने वाले समय में नेता हैं, बड़े नेता 37 MP हैं उनके, लेकिन तैयारियां करके आया करें वो। फिर आपका एक ट्वीट है 29 नवंबर का जी, आप कहते हैं कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया, और फिर इसमें आप मोदी जी को भी ले आए। इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दल के नेताओं द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार गहनता से एजेंसियों के द्वारा जांच कराए, प्रकरण की सत्यता सामने आए। ये धनंजय सिंह की आलोचना या धनंजय सिंह की लिप्तता का इल्जाम नरेंद्र मोदी तक कैसे पहुंच गया? मैंने नहीं किया है। आप फिर गौर करिए, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हैं इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उनके बयान को सुनिए जिन्होंने कहा है कि इसमें पीएमओ भी इन्वॉल्व है। आप उनके बयान को देखिए, आप ही चलवा के दिखवा लीजिए आप बयान को। प्रदेश कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उनका प्रदेश अध्यक्ष अगर कह रहा है तो निश्चित रूप से, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहा है, और जिस तरीके के इश्यूज रेज किए गए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इशू रेज किया गया कि इंटरनेशनल इशू है, तो उसी बात पे मैंने कहा कि इस मामले में पहले तो ये लोग कह रहे थे कि नशीले पदार्थ है, क्लैरिफिकेशन शायद गवर्नमेंट से कल आया है जी, नशीला पदार्थ है, इसको नारकोटिक्स में, तो मैं तो उस समय यही कह रहा था, इससे या तो अगर नारकोटिक्स है नारकोटिक्स जांच करें, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को जांच करने दीजिए, अगर इंटरनेशनल इशू है, बांग्लादेश जाके पैसे का ट्रेल इधर उधर हो रही है, तो लेट द ईडी इंक्वायर इट।
मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो नाजायज चीज़ों के मोर देन, सुनिए सौरभ जी, इस मसले को राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया है। क्या आप शुभम जायसवाल को जानते हैं? शुभम जायसवाल इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। नहीं, मैं आलोक सिंह, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आलोक सिंह की बात आ रही थी। आलोक सिंह को मैं बचपन से आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। एसटीएफ का सस्पेंडेड सिपाही। हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई सब इंस्पेक्टर है, वो हमारा दोस्त है। और बेसिकली क्या है कि हमारे मौसी जी का घर जहाँ था वहीं इन लोगों का भी घर था, तो मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। मैंने उसका एडमिशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया था, बाद में वो सिपाही हो गया लखनऊ सिपाही भी लगवाया था क्या? नहीं, अपने से हुआ था सिपाही, लेकिन मैं उस समय तो हम लोग यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति करते थे, तो एडमिशन उस समय हो रहे थे, तो एडमिशन भी लखनऊ विश्वविद्यालय हमने उसका कराया था। शुभम जायसवाल को नहीं जानते? नहीं, मैं आलोक के थ्रू हमसे मिला है एक दो बार, बाकी मैं उसको नहीं जानता। तस्वीरें हैं आपकी, वो जरा देख हाँ लेते हैं। बिल्कुल, दिखाइए। ये शुभम सिंह जायसवाल हैं, शुभम जायसवाल। ये उत्तर प्रदेश की एफआईआर, 2 एफआईआर हुई हैं, एक 19 नवंबर को और उसके पहले एक 15 को। स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम की तमाम धाराओं के तहत ये एफआईआर हुई हैं और इसमें एक आरोपी हैं शुभम जायसवाल, जो इन दिनों फरार हैं और वहीं से फरारी से कहा जा रहा है दुबई में है। कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और एक आरोपी हैं इसमें एसटीएफ ने, जिनका नाम लिया है अमित सिंह टाढ़ा। क्या नाम है सर उनका? अमित सिंह टाटा। उनकी भी जरा तस्वीरें दिखाइए। ये आप ही है ना उनके साथ? जी बिल्कुल है। बताइए साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अमित टाटा जौनपुर के रहने वाले हैं। हाँ। आलोक सिंह के थ्रू हमसे मिले थे। ठीक है। और उसके बाद हमारे बनारस में एडवोकेट हैं शशिकांत राय, उनके जूनियर भी हैं। इस वजह से हमारी इनसे रेगुलर, जैसे जाना कोर्ट कचहरी, तो रेगुलर इनसे भेंट मुलाकात होती रहती है। दोस्त हैं आपके? दोस्त नहीं, बहुत जूनियर लड़के हैं सब। ये सब अभी चेले हैं आपके? नहीं, चेले नहीं कहते, बहुत जूनियर लड़के हैं। चेले नहीं है, एडवोकेट हैं। एडवोकेट के रूप में हमारे लगातार टच में रहे। अच्छा। और शुभम जायसवाल, उनसे भी वही आलोक वाला रिश्ता? नहीं, बस उनसे तो बस कभी मतलब किसी फंक्शन की मुलाकात हुई होगी। और आलोक कहाँ है अभी? आलोक जेल में है। तो ये क्यों फिर ये सारी तस्वीरें, और जरा दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए, ये एक तस्वीर है। हाँ बिल्कुल, कह तो रहा हूँ मैं, तो उसमें अंतरंगता के साथ बातचीत हो रही है। देखिए, डिनाई नहीं, अच्छा अंतरंगता, रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी कामों में इन्वॉल्व हैं जी, ये क्लियर होना चाहिए। और रिश्ते को मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ और ना कभी करूंगा मैं। हाँ, वो तो आपको अपना गार्जियन बताते हैं, ये पता है ना आपको ये बात। उन्होंने कैप्शन लिखा, हमारे अभिभावक और बड़े भाई पूर्व सांसद धनंजय सिंह। देखिए जी, वो लिख रहे होंगे अपने सोशल मीडिया पे, कोई लिख रहा होगा, लेकिन मैं आलोक के लिए तो कह ही रहा हूँ, उससे कहाँ डिनाई कर रहा हूँ मैं। तो फिर कौन चला रहा है ये सब मामला? कौन आपके खिलाफ कैंपेन? ये कुछ नैरेटिव, कुछ लोगों को जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा जौनपुर से, या जिनको हमको टारगेट करना होगा, या जैसे आपने समाजवादी पार्टी को कहा, इसी तरीके से एक बयान 2022 में भी अखिलेश यादव जी ने दिया था, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको ख्याल होगा, उसी तरीके का। तो खेल रहे थे ना क्रिकेट आप? बिल्कुल खेल रहे थे। हाँ। और तब भी इनका होमवर्क नहीं था। हाँ। ये बस ट्विटर पे देख के, सोशल साइट पे कुछ सोशल मीडिया हैंडलर हैं, उनको देख के अपनी खबर बना लेते हैं। मैं क्या बोलूं इनको? क्या अपडेट नहीं था ऐसा? अरे भाई, उन्होंने कहा कि मैं वांटेड था, मैं बेल करा के आया हुआ था। अच्छा। अननेसेसरी का जो इशू बनाने के लिए एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं, स्पेशली वो राजपूत कम्युनिटी, छत्री कम्युनिटी को टारगेट करते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए फिर कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। Yes. क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट? जिला पंचायत अध्यक्षी के फिर से चुनाव आ रहे हैं। आपकी पत्नी श्रीकला सिंह जिला पंचायत की मौजूदा अध्यक्ष हैं। 2024 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी, लेकिन फिर पता नहीं दिल्ली से अमित शाह का या किसका फोन आ गया, और थोड़े दिनों पहले आपको सजा हो ही चुकी थी, तो अचानक से आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, तैयारी पूरी मेरी थी और मैं लड़ता और चुनाव जीतता। फिर क्यों नहीं लड़े? अरे मुझे कन्विक्शन हुआ तो मैं कहां से चुनाव लड़ता? फिर अपनी पत्नी को आप नहीं लड़ा रहे थे चुनाव? मैं जेल में था उस समय जी, आपको ख्याल होगा। मैसेजिंग मिल गई थी आपको? मैसेज मिल गया था आपको? मैं जेल में था। नहीं, मैसेज, मैं जेल में था और जेल में बीएसपी के लोगों ने अप्रोच करके हमारी पत्नी से बातचीत करके उनको चुनाव लड़ाने की बात की थी। और ये बात पब्लिक हो गई बिना आपकी जानकारी के? जी, बिना आपकी जानकारी के बाद मैं तो कितनी समस्याओं से जूझ रहा था उस समय, आपको देख रहे होंगे कि मैं। ये पहली बार तो नहीं कि आपकी पत्नी आपके बिना पर चुनाव लड़े 2012? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, हमने कहा ठीक है, यू कैन टेक योर कॉल।
You really want to believe us that this is this democratic? नहीं, सही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, मैं लड़ूं इसमें आपके साथ गलत, और हमने कहा बिल्कुल लड़िए। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या, उसी समय हमें उम्मीद थी कि हमको हाई कोर्ट से, इसमें हाई कोर्ट चूंकि एकदम जिस केस में मुझे सजा हुई वो बेसिकली एक करप्शन का इशू था जिसको हम लोग रेस किए थे हमारे यहाँ। और उसके बाद में अभी देखे होंगे आप, जौनपुर में कैजुअलिटी हुई, 3 उसमें जवान बच्चे नाले में बह के मर गए, उसमें बड़ा इशू बना था वो। ठीक वही सब इशू था जिसको हम लोग रेस कर रहे थे कि गलत तरीके से काम हो रहा है, और उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा के अननेसेसरी का बिना किसी उसके मुझे कन्विक्शन करा दिया गया। आप अननेसेसरी कह रहे हैं तो आपने जिक्र किया, मैं जरा पढ़ देता हूं। हाँ, पढ़ लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को सही मान के अगर सजा कर दी जाए तो फिर तो हम इसीलिए हाई कोर्ट में। मैं तो माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट इलाहाबाद, ये वहां से मैंने डिटेल्स लिए हैं। FIR सुनिए। Sir, with due respect, I would like to inform you that last couple of weeks back, I got random call from this number and Vikram Singh regarding to meet Mr. Dhananjay Singh. Once I have meet with him, थोड़ा व्याकरण की त्रुटि है। हाँ बिल्कुल। Before Holi with Dhananjay Singh G at his home, but his phone started again on 4th of May 2020. योगी आदित्यनाथ सरकार का राज। Surprised to note that today Mr. Vikram Singh has visited our site and forcibly with his 2-person captured and taken to me at Dhananjay Singh जी। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे अगवा करके धनंजय सिंह जी के यहाँ ले जाया गया। जब पहुंचा तो धनंजय जी अपनी काले रंग की पिस्तौल लेकर आए, गालियां दी और अपनी इंटेंशन बताई फॉर सप्लाई द मटेरियल एग्रीगेट एंड सेंड टू एसटीपी साइट। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है। प्रोसिक्यूशन ने जो लोअर कोर्ट में स्टोरी बनाई वो वही तो हाई कोर्ट तो पेपर ही जा रहा है ना, वही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं अभी वो जो बयान पे पलटे वो भी बता दूंगा। हाँ वो भी बताइए, सारी चीजों को बताइए, जबरदस्ती का है। सर देखिए ऐसा है, हम लोग कबीरदास जी के चेले हैं। कबीरदास जी हम लोगों को सिखा गए पत्रकारों को, अब कोई सीखे ना सीखे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बहस, है ना? बिल्कुल। तो ये FIR है। By forcefully he has taken my mobile number, talk to them, MD का और MD को कॉल किया, अलग अलग जगह कॉल किया। ये एक FIR है जो आपके खिलाफ हुई। किसने ये FIR की थी? ये FIR करवाई गई थी उस समय। किसके नाम से? मेरे नाम से कराई गई। नहीं, किसने की? पीड़ित सिंगल जी? नहीं, सिंगल जी से कराई गई। और सुनिए किसने कराई थी? अभिनव सिंगल ने, अभिनव सिंगल से किसने करवाई थी? सरकार के बैठे कुछ लोगों ने करवाई थी। नाम आपने इतना क्या खौफ है आपको? खौफ नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, जब नाम क्लियरिटी होती तो मैं बताता, लेकिन सरकार के बगैर दबाव के, सरकारी तंत्र के बगैर दबाव के FIR नहीं होती। और सुनिए, FIR रात 10:30 बजे, हाँ मैं कह रहा हूँ, एकदम ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 10:30 बजे की सरकार के राज में फर्जी मुकदमे आपके ऊपर हुए। बिल्कुल हुआ, हाँ बिल्कुल हुए। हमारे एक नहीं 11 मुकदमे मेरे ऊपर 2017 से लेके 2000 आज अभी तक हुए हैं। 11 मुकदमे मेरे ऊपर कायम हुए हैं इस दौरान। तो और बीजेपी के अपने दोस्तों से कहा नहीं? नहीं, पहले इसको हम क्लियर कर दें, नहीं तो फिर अभी टॉपिक से हम भटक जाएंगे इसमें। ये जैसी ये बीजेपी की बात आती है, अभिनव सिंगल की बात कंप्लीट हो जाए, जो सवाल है वो कंप्लीट हो। रात 10 बजे या 10:30 बजे की FIR है और रात 1 बजे या 1:30 बजे मेरी अरेस्टिंग हो जा रही है। कितना हीनियस क्राइम था ये, क्या था मान लीजिए, कंप्लेन के आधार पे आप देख लीजिए कि जिस आदमी का अपहरण हो रहा है वो आदमी थाने में जाके FIR कर रहा है और आप 3 घंटे में बिना विवेचना के 3 घंटे में अरेस्टिंग कर रहे हैं। जब कालिदास मार्ग से आदेश आएगा, जब पूरी जौनपुर की भाजपा जाके आपकी यशगाथा गाएगी, प्रताड़ित होने की कहानियां सुनाएगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? तो अगर यही न्याय है तो फिर ठीक है, न्याय पर आते हैं ना, किया जाएगा ऐसे। तो ये तो इसमें वो आगे कहते हैं कि वो फोर्सफुली सप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि धमकी दी कि अगर डिमांड एक्सेप्ट नहीं की तो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने FIR। अब इसमें 164 में फिर होता है बयान मजिस्ट्रेट के सामने। फिर आपने क्या ऐसा सिंगल जी को कहा कि वो पलट गए बयान से? मैं तो जेल में था, मुझे तो 3 घंटे में अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। सर जेल में तो अतीक भी था गुजरात में, और देवरिया से कारोबारी को उठा लिया गया था। जेल में तो मुन्ना बजरंगी भी था जो मार दिया गया था। जेल में होने से क्या होता है? जेल में तो मुख्तार अंसारी भी था पटियाला के, और आराम से रह रहा था। नहीं, मैं जेल में था, मैं सही, मुझे
164 का बयान कोर्ट के सामने हुआ है ना, वहाँ किसी का दबाव नहीं था ना। नहीं था। अब समझ लीजिए कि ये जो एफआईआर मैंने पढ़ी, अब उन्होंने कोर्ट में क्या कहा। मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। 10 मई 2020 को विक्रम जी के साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर गया जन शिकायत के सिलसिले में। लॉकडाउन की वजह से कार नहीं थी, इसलिए सांसद जी ने विक्रम को कार लेकर भेजा। एफआईआर में कहा कि विक्रम मुझे किडनैप करके अपनी कार में ले गए। बयान आते आते बात हो गई कि कार लेकर भेजा था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। वहां जाने के बाद हमारी क्वालिटी को लेकर वार्तालाप हुई। मैंने एश्योरेंस दिया अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे। उसके बाद मुझे जहां से पिकअप किया गया था वहीं पर छुड़वा दिया गया। ड्यूरिंग दिस टेक्निकल डिस्कशन मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना गाली गलौज की गई, ना अपहरण किया गया। मैं एमडी और कंपनी के सीनियर के कहने पर एसपी के पास बताने गया था कि सारा प्रकरण क्या था। पता नहीं मेरे सीनियर के दिमाग में क्या था, मुझे नहीं मालूम। एसपी साहब ने दिनेश पांडे के पास भेजा जो एसएचओ हैं। एसएचओ ने 3 घंटे 4 घंटे बिठा के रखा, दबाव बनाया कंप्लेन लिखो, फिर डिक्टेट करके कंप्लेन लिखवाया, जिसके बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। अगले दिन मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि सांसद जी की गिरफ्तारी 2:30 बजे हुई। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सांसद जी के खिलाफ एफआईआर की कंप्लेन करूं, कोई दबाव नहीं है, मैंने एसपी साहब को पत्र दे दिया था, आदि इत्यादि। ये कैसे आपने हृदय परिवर्तन करवा दिया? नहीं, मैंने हृदय परिवर्तन नहीं किया, शिकायत करता उससे जबरदस्ती करवाया गया था। और पूरा हमारा केस पढ़ लीजिएगा आप, जिस दिनेश पांडे का नाम लिया है, पूरे घटनाक्रम में केवल एक व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पर मुझे सजा दे दिया गया है इस केस में 7 साल की। हाँ, इसको भी आपने चैलेंज किया होगा ऊपर? बिल्कुल, हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा मैंने। तो कभी आप कह रहे हैं कि मायावती आपके पीछे पड़ी रही, मुकदमे कर दिए? नहीं, वो तो सरकार से जब समर्थन विड्रॉ करेंगे आप तो सरकार, देखिए सत्ता, तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार क्या आपकी पीछे हंटिंग कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार आपके पीछे पड़ी है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखता मुझे। ये सब क्या है? पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? लोकल स्तर पे बहुत से विवाद चलते रहते हैं। अच्छा, राजनीतिक हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है, और जब जिसके हमारे खिलाफ हमारी विधानसभा मलनी है, और पिछले बाई इलेक्शन भी हुआ हमारे मलनी इलेक्शन में, बीजेपी की जमानत नहीं बची हमारे यहाँ, बीजेपी नेशनल पार्टी है। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन भी होता है, वहाँ से एक बार एमपी रह चुके थे, वो भी हमारे खिलाफ कैंडिडेट बनाया गया, वो भी जमानत नहीं बची वहाँ पर। तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोकल लोग होते हैं, जिनका अपना पॉलिटिकल, आप ब्रजेश सिंह का नाम नहीं लेते हैं? कौन ब्रजेश सिंह? जिनके साथ आपकी अदावत है? नहीं, कोई अदावत भी नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। तो यही रीलें कटती हैं। कौन ब्रजेश सिंह? जैसे आपके साथ ही बहुत आपकी रीलें बनाते हैं। ब्रजेश सिंह का हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी एमएलसी हैं जौनपुर से, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन ब्रजेश सिंह की बात कर रहा हूं जिनके परिवार के लोग जिला पंचायती का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अब जौनपुर में राउंड 2 होगा, धनंजय सिंह वर्सेस ब्रजेश सिंह। स्वागत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी मोस्ट वेलकम, जिसकी इच्छा हो आके लड़े चुनाव। क्या आपको लगता है कि कब सिर्फ कैंपेन में वो भी इन्वॉल्व है आपके खिलाफ? देखिए, जिसका इंटरेस्ट होगा और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोग पीछे लगे होंगे। पर दोस्त तो आपके भी हैं लखनऊ में, आपको भी बचाएंगे ही। हम बचाने की स्थिति नहीं है। हम लोग किन दोस्तों के नाम लूं, किनके ना लूं? बहुत जिले में हम लोग पर्याप्त सक्षम है, किसी को जिसकी इच्छा हो आके चुनाव लड़े, स्वागत है। लखनऊ के आशीर्वाद के आकांक्षी नहीं है जी? चुनाव तो अभी 5-6 महीना समय है, अब देखिए क्या होता है। हमारी अपनी तैयारियां हैं। चलिए, ये मैं वापस से कफ सिरप वाले प्रसंग पे आ रहा हूं जी। क्या वजह रही आपको जो लगा कि ये इतना बड़ा एक नेटवर्क, आपके तो बड़े अच्छे संचार तंत्र हैं, इतना बड़ा एक नेटवर्क बिल्ड हो गया है वहाँ पे, इतनी सप्लाई हो रही है, जो ये छापे में पकड़ा अभिषेक वर्मा ने, जो एसपी हैं वहाँ के, आपके पास क्या जानकारी इस केस की? देखिए, हमने भी थोड़ा बहुत पता करने का प्रयास किया इस विषय में। जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया ऑपोजिशन के द्वारा, स्पेशली समाजवादी पार्टी के द्वारा, और कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी से निकल के गए और आजकल बीजेपी से करीबी अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन काम कभी भी समाजवादी एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे अभय सिंह? बिल्कुल, हमारे जिले में जाके जिन लोगों ने भाषण दिया, तो उन लोगों ने अभी भी वही एजेंडा अपना रखा जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। मैं जो बयान कल उत्तर प्रदेश सरकार का आया, ये उत्तर प्रदेश का सरकार का बयान पहले आ जाना चाहिए था। हमारे ऊपर हमला नहीं था, हमारे ऊपर
जिसको हमला करना मेरे ऊपर व्यक्तिगत करे, लेकिन सवाल इस बात का था कि उत्तर प्रदेश में इस कफ सिरप से तमाम बच्चों की मौतें हो गई। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जितने सीनियर नेता होने के बाद भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, 37 सांसद हैं उनके, और हंसते हुए एक आपके ही चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए अगर बच्चों की मौत थी तो कम से कम उसमें संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, संवेदनहीनता नहीं दिखनी चाहिए थी उनकी। और पूरे प्रदेश को और देश को इन लोगों ने गुमराह किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब चूंकि कल सरकार का क्लैरिफिकेशन आया इस विषय में, उनका वक्तव्य आया है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है, सदन के अंदर इनके 3 सांसदों ने जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव, राजीव राय और प्रिया सरोज, एडवोकेट भी हैं प्रिया सरोज, पढ़ी लिखी हैं, मछलीशहर हमारे जौनपुर से एक रिजर्व सीट है, वहाँ से सांसद हैं वो, इन लोगों ने जिस यहीं से तरीके लड़े थे आप पहला लोकसभा चुनाव? नहीं, हम लड़ना चाह रहे तब मछलीशहर दूसरी लोकसभा हुआ करती थी। अब वो 4 में रिजर्व, आप कहाँ से तब वो लड़े थे चुनाव? 4 में मैं जौनपुर लोकसभा से लड़ा जौनपुर से था। लड़े थे। तब मछलीशहर बगल में, हाँ, तो 9 के परिसीमन के बाद से मछलीशहर रिजर्व हो गई, पहले मछलीशहर जनरल सीट होती थी। जिस तरीके से इन लोगों ने सदन के अंदर ये बात रखी है, सदन में पूरे सदन की कार्रवाई में दर्ज है, मैं आपके चैनल के माध्यम में पत्र भी लिखूंगा, बीइंग एक्स एमपी मैं स्पीकर को पत्र लिखूंगा, इस तरीके जिस तरीके बदनामी पूरे उत्तर प्रदेश की इन्होंने कराई है उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। और अपने सांसदों से अखिलेश जी कह दें कि तैयारी करके जाया करें, विषय का ज्ञान करके जाया करें। सड़क पे तो आप राजनीति करो, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो, लेकिन सदन एक संवैधानिक संस्था, वहां पे इस तरीके का मजाक और मस्खरा न अपनाएं। अखिलेश यादव के समर्थक ये कहते हैं कि चूंकि धनंजय सिंह को योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का, सब जगह का प्रश्रय चाहिए, इसलिए वो हमारे खिलाफ तो खूब उग्र हो रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि जिनकी सरकार चल रही उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के समय में मुकदमे हुए, उन्हीं के समय में पैरवियाँ हो रही हैं, उन्हीं के समय में धनंजय सिंह को सज़ा हो रही है, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। क्या आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर कभी कोई क्रिटिकल बयान दिया है हाल फिलहाल? बहुत से बयान दिए होंगे हमने, बताइए। बहुत से बयान, जहां हमको लगा, मैं तो उत्तर जौनपुर के ही प्रकरण में सरकार, जौनपुर में अगर मैंने प्रकरण उठाया तो सरकार के ही खिलाफ तो उठा प्रकरण, करप्शन का मामला उठा तो कौन इन्वॉल्व है वहां पे? उस समय तत्कालीन मंत्री के खिलाफ उठा ना, तो मंत्री क्या है? मंत्री तो सरकार हुई ना, उत्तर प्रदेश की सरकार हुई। मैंने कहा ना, व्यक्तिगत किसी से और उन मंत्रियों हम का सरकार कप्तान के कौन खिलाफ है? बात कर सकते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से नहीं। पर उस सरकार का मुखिया कौन है, चेहरा कौन है, कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव जीतकर वापस वहाँ आया? लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, करप्शन का इशू था। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार करप्ट है? जो मंत्री उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे निश्चित रूप से। जब मैंने विषय रेज किया था और उसकी कमेटी बनी थी विधान परिषद की, उसमें जांच भी हुई थी, बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, बाद में उसको फॉलो नहीं कर पाए। उसमें विधान परिषद की कमेटी बनी, विधानसभा की कमेटियां बनी। जिक्र कर रहे हैं जी, कौन से मंत्री का? हमारे यहाँ जो हुआ था उस समय, क्या कहते हैं कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को लेके उस समय जो ये सीवर वगैरह का प्रकरण था, जिस प्रकरण की वजह से उस समय हमारे ख्याल से उसके मंत्री हमारे यहाँ से राज्य मंत्री थे गिरीश यादव जी, और कैबिनेट मंत्री थे हमारे सुरेश खन्ना जी। तो हम तो इशू रेस करना मेरा काम है, हम प्रहरी, और हमारे पास जब जनता, हमारे यहाँ जनमानस, ये विषय क्या हुआ कि तमाम सभासद और लोग आए, सड़कें खोद दी गई, पूरे मोहल्ला, पूरा जौनपुर छोटा सा शहर है, खोद दिया गया, पतली पतली सड़कें हैं। लोग आके मेरे पास जन शिकायत लेके आए कि बताइए हम लोगों को चलने के लिए स्थिति नहीं है। आप अपने चैनल के, आपके अपने रिपोर्टर होंगे, आप पूछवा लीजिएगा क्या दुर्दशा थी जौनपुर की। तो जाएंगे किसके पास? सत्ता पक्ष के पास जाएंगे, सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा तो आएंगे तो उसी के पास जो सुनेगा उनकी ना, जो उनकी बात को उठा सकेगा। लोकतंत्र में यही तो है, और उसको कभी भी लोकतंत्र में पर्सनल नहीं लेना चाहिए किसी को भी। किसने ले लिया पर्सनल? अब पर्सनल लिया होगा जिन लोगों ने, तभी तो मुकदमे कायम कराए गए, नहीं तो ओवरनाइट 3 घंटे में गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। मैं भी 2 बार का किसके विधायक कहने पे सांसद रहा। मुकदमा कायम हुआ? तो कह रहा ना कि हमारे यहाँ एमडी और तो पता नहीं बुला के लोगों ने एसपी के पास जाके मिलो। अगर एसपी के पास अभिनव सिंघल तो गया नहीं था, बुला के मुकदमा कायम कराया गया उससे। आप अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं? नाम नहीं, देखिए जब तक कोई चीज, ऐसी चीजों पे जब क्लियरिटी ना आ जाए। संदेह किस पर है? मैं बता तो दिया, जो लोग, जिसका इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व रहा होगा, जिसके ऊपर, जिसकी इमेज खराब हो रही होगी, उन्हीं पे संदेह था मेरा। मंत्रियों पे या प्रतिद्वंदी पे? नहीं, प्रतिद्वंदी पे कोई नहीं, तो मंत्रियों पे ही था उस समय। अच्छा, ये अभी आपने एक बातचीत में कहा, अब हम लोग अपनी बातचीत के आखिरी जी उसमें हैं
कि मैंने मायावती जी का विरोध किया तब मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगवा हाँ, दिए गए, बिल्कुल। ज़्यादातर मुकदमे वही हैं। जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश डिक्लेयर किया था। हाँ बिल्कुल, सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बताइए जरा क्या मामला है। ये प्रकरण है 2097 का, सॉरी 1997 का इशू है। ठीक है, एक अंबेडकर उद्यान के एक इंजीनियर का मर्डर हो गया। क्या नाम था? गोपाल शरण श्रीवास्तव, जेई थे वो। और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, ना कोई मतलब था। उस समय तत्कालीन एसएसपी रजनीकांत मिश्रा जी थे। जी। ठीक है, मैंने उनको फ़ोन करके बात किया। जब देखा, मैं इतना पेपर में देखा इस प्रकरण में मुझे घसीटा जा रहा है, तो मैंने उनसे बात किया फ़ोन करके। अभी वो हैं भी, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा देखिए इस प्रकरण में मेरा कोई लेना देना नहीं है और हम लोग कैरियर स्पॉइल हो जाएगा इसी केस में लेके, क्योंकि सरकार का उस समय बीएसपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था अम्बेडकर उद्यान। तो लेकिन रजनीकांत मिश्रा जी ने उसमें कहा कि नहीं, कल तक आप सरेंडर कर जाइए, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। हमने जगह जगह प्रयास किया कि इसमें कुछ इंक्वायरी हो जाए, जितने अपने रिसोर्सेज थे हमने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि छात्र राजनीति में होने के नाते तमाम नेताओं से भी रिश्ते थे उस समय के। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं से, मंत्रियों से भी हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी। तो हमने बहुत से प्रयास किए लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। और उसी दरमियान इन लोगों ने आनन फानन में विदिन अ वीक रिवार्ड वगैरह घोषित कर दिया। और तभी और आपका और अभय सिंह का अलगाव भी शुरू हो गया? नहीं, वो तो बहुत पहले हो चुका था, वो छात्र संघ चुनाव के समय हो चुका था। क्या है, कहाँ से शुरू हुई दुश्मनी? दुश्मनी ऐसा सच नहीं थी। छात्र संघ चुनाव के समय हुआ ये कि हम लोग आए थे, जौनपुर से चल के आए थे। ये था कि पढ़ेंगे फिर, लेकिन हमारे साथ एक लड़के, अरुण उपाध्याय हुआ करता था, एक लड़का आज इस दुनिया में नहीं है, हमारा साथी था। वो, उसकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, तो कहा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा चलो लड़ो। मैंने उसको चुनाव लड़ाया जनरल सेक्रेटरी का। उसी दौरान ये अभय सिंह जो है, ये बबलू श्रीवास्तव गैंग के संपर्क में आ गया था। ये चला गया था वहाँ नेपाल उपाल चला गया था, मिर्जा बेग के भी टच में आ गया था। एक राधे मोहन सिंह हुआ करते थे, एक आरपी सिंह इंस्पेक्टर थे, उनका लड़का था वो, उसके साथ था ये। उसी में एनकाउंटर वगैरह, उसका एनकाउंटर हो गया तो भाग के जौनपुर आ गया मेरे घर कि मुझे बचा लो यार, मुझे चुनाव लड़वा दो, नहीं तो हमारा पुलिस एनकाउंटर कर देगी। उसी समय हमने कहा यार अरुण को कह दिया गया है तो अरुण चुनाव लड़ेंगे, तुमको उपाध्यक्ष लड़ना तुम लड़ लो। कहा यार मेरा कोई रोल नहीं था, मैं उसके साथ था और ऐसे ऐसे हो गया, उसकी वजह से हम फंस जाएंगे। तमाम चीज़ें इस तरीके की। फिर बाद में ये लोग क्या हुआ कि आपस में फिर चुनाव नहीं लड़ा, चला गया। बाद में फिर आके कहने लगा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा नहीं, हम लोग डिसाइड किया अरुण को लड़ाएंगे तो अरुण को ही लड़ाएंगे, तुमको लड़ना और नेक्स्ट ईयर लड़ना। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। वो अपने रास्ते चला गया, हम लोगों ने अरुण को चुनाव लड़ाया, अरुण चुनाव लड़े, अरुण रनर अप थे। उसके बाद इन सबों ने एक मर्डर कर दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। 96 6 जनवरी 1996 की घटना है। मैं जौनपुर था उस दिन। किसका मर्डर किया? एक हेमेंद्र सिंह लड़का हुआ करता था, उसका मर्डर हो गया। उसमें मैं नामजद अभियुक्त बन गया। राजेश पांडे जी एसटीएफ में भी रहे, आज पॉडकास्ट भी करते हैं। सिंह नाम था? मनीष सिंह कौन? नहीं, हेमेंद्र सिंह, मनीष सिंह। इंदिरा नगर में मनीष सिंह का भी मर्डर हुआ था? नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। मैं हेमेंद्र सिंह, जो यूनिवर्सिटी की घटना है, जो यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से एक वही मर्डर का, ये वही केस है जिसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम आया था? नहीं, हेमेंद्र सिंह का जो मर्डर हुआ मैं बता रहा हूँ, उसमें अभय सिंह मुख्य अभियुक्त था और एक केडी सिंह एक ब्लॉक प्रमुख हैं, एक गुड्डू सिंह लड़का था, शायद वो था कि नहीं था, मुझे मुलजिम बनाया गया उसमें। मैं जौनपुर था, राजेश पांडे सीओ महानगर होते, तब लखनऊ में सीओ सर्किल बहुत बड़ी होती थी। राजेश पांडे जी सीओ सिटी जौनपुर रहे थे, तो हम लोगों का थोड़ा संबंध था उनसे, क्योंकि छात्र राजनीति, हम लोग टीडी कॉलेज की राजनीति में एक्टिव थे, तो एक छात्रों का हुजूम हम लोगों के साथ हुआ करता था, तो हम लोगों से रिश्ते थे, मिलना जुलना था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा कि मैं आया, जब जिस दिन मर्डर हुआ था एक दिन पहले, मैं नेक्स्ट डे जब आया, तब से मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो मैं स्टेशन, जो लड़का मुझे रिसीव करने गया, उसने कहा कि यार ऐसी घटना हो गई, तुम्हारे नाम भी FIR हो गई है। तो मैंने वहीं PCO से राजेश पांडे जी से बात किया, चूँकि मैं जानता था उनको, इसलिए उनसे बात की। मैंने कहा कि वैसे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जौनपुर से स्टेशन से आपको बोल कह रहा, हम क्या करें, उसमें बॉस बहुत वो हैं, और सूर्य कुमार शुक्ला जिस समय SSP हुआ करते थे, बोले कि वो बहुत नाराज़ हैं और तुम लोगों का वो करा के रिस्टिकेशन कराना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, रिस्टिकेशन हो जाए अलग विषय, लेकिन ये मर्डर केस में इन्वॉल्व करा के तो कैरियर चौपट कर देंगे आप लोग। हमने कम से कम, आप तो जानते हैं, आप ऐसा ना होने दें, आप बात कर लीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें, हम लोग मुलजिम बन गए।
उसमें, और कोई लेना देना ना उस मर्डर केस से हमारा था। और एक जो संतोष सिंह का मर्डर हुआ था, वो भी हम बताना चाहते हैं। 1992 की घटना एक आपको याद दिलाने चाहेंगे, बहुत पीछे जाएंगे। 1992 में 15 जनवरी को जौनपुर में एक पेट्रोल पंप लूटा गया था महाराजगंज में, जिसमें अभय सिंह, गुड्डू मुस्लिम और अभय सिंह का एक मामा हुआ करते थे मदन सिंह, राजकेश्वर सिंह जी के भांजे कहते थे, बहन के लड़के थे। ये 3 लोगों ने एक पेट्रोल पंप लूट किया था। उसमें अभय सिंह, गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू मुस्लिम का पुराना साथी अभय सिंह था। तो अभय सिंह जो है उस लूट कांड में ये सब वहीं थे। और हम लोग, मैं जनवरी, ये छूट गया था जेल से, मैं जो है 92 में हमारे यहाँ एक विवाद हो गया था। मैं एक गोली चल गई थी, मैं एक 307 के मुलजिम हो गया था, मैं उसमें मेरी अरेस्टिंग हो गई थी, मैं भी जेल चला गया। क्या मामला था ये? वो झगड़ा हो गया था कुछ वहाँ पे। हमारे यहाँ संघर्ष बहुत चलता है थोड़ा, गोली चल जाती है। सपा के नहीं, समाजवादी 307, पार्टी। 302। मैंने कहा ना, हमारा यहाँ संघर्ष दूसरा था। 307 का एक मुकदमा कायम हुआ, उसमें मैं जेल गया था। तो यही हुई, उसी समय जेल आके हमारा गुड्डू मुस्लिम से परिचय करवा रहा था कि हमारा साथी है, इसको यार थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से थे, तमाम लड़के हम लोगों के साथ कम से कम दिन भर में 10-20-50 लोग मिलने आते। तब जेल में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करते थे। अब है? अब तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, पहले में अब में मुश्किल कानून में होगी। धीरे धीरे सुधार होते रहते हैं। आप आखिरी बार कब जेल गए थे? भाई 2024 में। तो आप किस तरह की सहूलियतें रहती हैं? अब दिक्कत होती होगी फोन पे बात करने में थोड़ा? हाँ, जेल में फोन वैसे भी नहीं चलता अब। नहीं, अब लोग वैसे फोन तो में बहुत कुछ नहीं चलता है फोन में अब धनंजय तो नहीं। जेल में एक सुविधा हुई कि जेल में पीसीओज लग गए सभी को। आप लोगों को जरूरत पड़ती है पीसीओ की? बिल्कुल पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल। सरकारी सुविधाएं जो भी हैं उसका इसीलिए दी गई ना, उसका उपभोग करने के लिए। नहीं, पर जब सुविधाएं नहीं भी होती हैं तब भी सामर्थ्यवान लोगों के लिए तो सब उपलब्ध रहता है जेल के भीतर, ऐसा कहा जाता है। ये आपकी राय हो सकती है। मेरी हम राय लोग तो मेरी राय तथ्यों पर हम लॉ आधारित है। अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को पालन करते हैं, ऐसा छापे नहीं है। पड़ते हैं जेल दर जेल, भीतर से कॉन्ट्राबैंड से लेके मोबाइल फोन तक 10,000 चीजें। हम स्वतंत्र नहीं इस तरह से राय बनाने के लिए, हमको तथ्य चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं हम कभी हम भी रहे हैं जेल। नहीं, मैं तो कभी इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई हो तो बताएं हमारे खिलाफ। कभी भी ऐसा कभी नहीं रहा। नहीं, आपसे तो नहीं पकड़ा गया मोबाइल फोन, कभी कोई चीज नहीं। हम कभी कुछ नहीं पकड़ा गया। कानून के हिसाब से हम रहे हैं। बस एक मामले में घेर घार के सजा करवा दी गई, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। बाकी सब में सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बाकी कोई मामला ही हमारा इस तरीके का नहीं रहा कभी भी। अच्छा, वो एक मामला चल रहा था, आप सांसद हुआ करते थे उन दिनों, और उस समय आपकी पत्नी थी, इल्ज़ाम लगा कि आपकी नौकरानी थी, उनको बहुत पीटा गया, राखी नाम था शायद उनका, मौत हो गई। 2013 की बात है शायद, ये 5 नवंबर को आपकी गिरफ्तारी हुई थी। 2013 की बात है जी। हाँ, जून 2015 में उसमें चार्जेस भी फ्रेम हो गए हैं। नहीं, हम डिस्चार्ज हो गए हैं। आप बरी हो गए? हम सारे चार्जेस से डिस्चार्ज हो गए थे। हमारे ऊपर केवल एक 201 का चार्ज लगा है कि जिसमें एक बयान का, मुझे तो गलत फंसाया गया था। मैं ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ऐसी घटना हो गई कि मुझे सूचित किया गया कि मेरी पत्नी के द्वारा कि उस समय कि आप जो है इस तरीके की घटना हो गई है, डेथ हो गई। मैंने पुलिस को मैं ही सूचित किया हूँ कि आप जाइए, इस तरीके की सूचना मुझे घर से मिली, आप जाके देखें। चूँकि मैं दूसरे घर पे रहता था, हमारे डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था उस समय, पर्सनल इश्यूज़ था, तो हमने उसमें पुलिस को मैं ही इन्फॉर्म किया। तो उसमें तो मुझे ज़बरदस्ती से फंसाया गया था। उस समय एक स्पेशल कमिश्नर ने फंसाया था मुझे। कौन थे ये स्पेशल कमिश्नर? दीपक मिश्रा जी का भी मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप उनसे ऑफ कैमरा पूछ लीजिएगा, सही बोल रहे हैं गलत बोलेंगे बता देंगे। वो ज़बरदस्ती फंसवा दिए थे मुझे। तो अभी कुल टोटल कितने हो गए? एक ये चल रहा है, इसमें भी फाइनल बरी नहीं हुए हैं, मतलब वही जो एक मामला चल रहा है। कौन सा? ये जो आपने नौकरानी वाला बताया, इसमें आप कह रहे हैं एक धारा रह गई अभी। हाँ, 201। एक तो ये हो गया जी, एक हो गया ये सिंगल वाला मामला जो हाई कोर्ट में है जी अभी। हाई कोर्ट में है। 2 और कौन कौन से मामले हैं? और एक लखनऊ का मामला है। क्या मामला है? एक मर्डर हुआ था जिसमें मुझे इम्प्लिकेट किया गया था। 201 मेरे ऊपर क्या कहते हैं 176 और 212 एक अजीत सिंह लड़के का मर्डर हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी का लड़का? नहीं, लखनऊ का नहीं, तो आजमगढ़ के, उसमें लोकल आजमगढ़ वालों की झगड़ा था, उन्हीं की दुश्मनी थी। उसमें आजमगढ़ वाले हमसे एक कॉल करा दी गई, केवल हमको गलत बता के इलाज कराने के लिए, मुझे जानकारी भी नहीं थी। उसने बताया, मैं उस समय दिल्ली था, उसी को लेके मुझे 176 और 212 दिया गया कि हमने इलाज कराया।
मदद करती, बस इतनी। निर्दोष हैं आप, ज्यादातर मामलों में आपको फंसाया गया आपके हिसाब से। जी, या संबंध, जैसे संबंधों की वजह से हुई हैं चीज़ें। फिर तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में आप पढ़ते थे, बिल्कुल। तो पहला मुकदमा तभी कायम हुआ था? जी, पहला मुकदमा आप पे तभी कायम हुआ था? हाँ जी। क्या हुआ था? अब झगड़ा हो गया था एक, कितनी उम्र थी, 16 की 17? नहीं 16-17 उम्र नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं 12th में था उस समय। 12वीं में पढ़ते थे। हाँ, कितनी उम्र थी? उम्र रही होगी हमारी 17 साल। मैं भी तो 16 या 17 ही कह रहा हूँ। जी मार्कशीट वाली एज पे चल रहे हैं। हाँ जी जी, वही बताइए क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था कुछ हमारे यहाँ उस समय। एक विवाद हो गया था। समाजवादी पार्टी की रैली थी। उन दिनों डीपी यादव सपा में थे? डीपी यादव सपा में हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी का नया नया गठन हुआ था। डीपी यादव की एक रैली हुई थी वहाँ पे जौनपुर में, और हम लोग उस समय संसाधन के रूप में गांव हम लोग जाते थे बसों से। एक हमारे गांव के ही थे परिवार, मतलब बगल के गांव के थे, उनकी बस चलती थी। तो उन्हीं से कुछ विवाद हो गया। मैं खड़ा था वहाँ पे, हमने उनसे इंटरवीन किया, कहे उनको गाली गलौज कर रहे थे बस का। उनकी बस चलती थी और जो लोग विवाद कर उनका भी बस चलता था। उसी पे उन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा, हम बीच बचाव करने का प्रयास किए, तो उसी में बात बढ़ गई। तो उसी बात बढ़ने की प्रक्रिया में गोली चल गई। ये 17 साल का लड़का तमंचा लेके क्या कर रहा था? सौरभ जी, आप कहाँ से हैं? आप तो झांसी से हैं। जी, मैं उरई जालौन का रहने उरई वाला हूँ। जालौन से। हाँ। आप जौनपुर आजमगढ़ होते तो आपको समझ में आता। समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूँ। कितना संघर्षों का दौर रहा है वहाँ पर, और कास्ट पॉलिटिक्स इतनी प्रभावी है वहाँ पे, और कैसे कम, चूंकि राजनीति में हम लोग भी इस विषय में हमेशा चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, और वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां उसको और बढ़ाने का ही काम कर रही हैं, और बढ़ाने का काम कर रही हैं। कास्ट डिवीजन। यस, वो इससे हम समाज तो बना नहीं रहे हैं। हम सत्ता प्राप्त करने के लिए जातियों को तो इकट्ठा, जातीय के समूह को तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन एक अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे, ना अच्छा प्रशासन चला पाएंगे हम। तो इसे कैसे तोड़ा जाए, एक चुनौती हम लोगों के सामने सार्वजनिक जीवन में होने के नाते। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस बात को लेके चिंतित हैं कि राजनीति में अपराधीकरण और जातिगत आधार पर विभाजन। तकलीफ तो होती होगी धनंजय सिंह जी की, एक ज़माना था निर्दलीय लड़ते थे, जीत जाते थे, मन किया विधायकी, मन किया सांसदी, और 2014 से जीत के लाले फिर जीत जाएंगे निर्दलीय। हम चुनाव जीतने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। फिर क्यों हार रहे हैं बार बार? मुझे हराया जाता है चुनाव। मुझे प्रशासन तंत्र लगा के हमें 2 चुनाव तो मुझे हरवाया गया जबरदस्ती। 17 और 22 नहीं, 22 का उसमें बाई इलेक्शन, और 22 बाई इलेक्शन में 4 हैं। किसने? ऐसा आप ये कह रहे हैं कि इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहा है? चुनाव आयोग में बहुत, चुनाव आयोग को मैं दोषी नहीं दे पा, बाई इलेक्शन का मैं बताता हूँ। होता क्या है कि बाई इलेक्शन जो है सरकार का चुनाव होता है, उसमें अधिकारी जो है झूठी साची रिपोर्ट सरकार को देते हैं। कोई भी सरकार, हम लोग तो कई सरकारों को हम लोगों ने देखा है बाई इलेक्शंस में, ठीक है। तो डीएम वगैरह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, डीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और झूठी रिपोर्ट सबमिट करके जो है 2020 का जो इलेक्शन था हमारे यहाँ, बाई इलेक्शन जो होना था, उस इलेक्शन में प्रशासन ने बहुत जातियाँ की, हम लोगों के तमाम एजेंटों को पकड़वाना, बंद कराना, लोगों को कम से कम 200-250 लोगों के ऊपर मुकदमे कायम कर देना, प्रचार रोक देना। चूँकि इंडिपेंडेंट थे हम, वही किसी पार्टी से होते, हम नेशनल पार्टी से होते, किसी पार्टी से तब ना इंटरवीन कर पाते इतना। तो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट ये हो जाता, पता ऊपर पता भी नहीं चलता, नीचे आप डिस्टर्ब कर दीजिए, लाठी चार्ज करवा दी जाके बूथों पे। इस तरीके काम किए गए थे। और 22 में क्या हुआ? सेम ऐसी स्थितियाँ ऑलमोस्ट रही, 22 की भी ऑलमोस्ट। क्यों, तब तो आप जेडीयू के टिकट पे थे। नहीं, जेडीयू से यहाँ अलायंस नहीं था।
अलायंस आप नहीं जेडीयू था। की टिकट पे थे? हम जेडीयू की टिकट पे थे। लकी यादव जीते, आप हारे, 14,000 का मार्जिन था। जेडीयू बीजेपी का अलायंस था, लेकिन यहाँ पे अलायंस नहीं था। बीजेपी के लोकल लोग वहाँ पे, लोकल यूनिट जौनपुर की, वो इंश्योर करती है कि मैं रुका रहूँ, मैं किसी तरीके से न जीतने पाऊँ, क्योंकि लोकल यूनिट ये कहती है धनंजय सिंह भाई ऐसी तैसी किए रहते हैं लोकल में। मैं किसी की ऐसी तैसी नहीं करता हूँ, मैं अपनी वो जाके राजनीति लखनऊ में शिकायत करते हैं, फिर आप पे प्रशासन की गाज गिरती है। देखिए, मैं करते रहें लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता। आप जनता के बीच में जाइए, आप लोगों से पूछिए, अगर मैं किसी भी अपने जिले में लोगों के प्रति मेरा क्या बढ़ता, मेरे आम जनता के प्रति मेरा क्या रुख है, उनके लिए मैं लड़ता हूँ कि नहीं लड़ता, ये लोग बताएंगे। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो लड़ते हैं, फिर दिल्ली से फोन आ जाता है, अमित शाह का फोन आया, 24 में टिकट वापस ले लिया, नहीं, ऐसा बसपा नहीं, का वापस कर दिया टिकट। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा मैं लड़ता, मैं इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ता, आपको पता ही है, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी में था। वो तो मुझे कन्विक्शन नहीं होता तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता, हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट एमपी होता। इस बार वातावरण बहुत ठीक था हमारा, क्योंकि जौनपुर में लगातार एमपीओं के 3 टेन्योर से हालात खराब थे लोगों के, जनता के बीच में कोई रहे नहीं। मुंबई से लड़ने आए थे कृपा शंकर सिंह, उनको भी निपटवा दिया आप लोगों के, आपके लोगों ने। नहीं, हमारे लोगों ने निपटा। अरे सीट खाली रहेगी तभी तो संभावनाएं रहेंगी भविष्य में। अरे सीट पहले ये बताइए, 2014 तो भाजपा ही जीती थी वहां ना, 2019 में क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई? सपा बसपा हमने हरा गठजोड़, दिया, हैं? सपा बसपा गठजोड़, सपा बसपा गठजोड़ के बाद भी उत्तर प्रदेश में केवल 15 ही सीट जीत पाए थे ना ये लोग, और एक क्या कहते हैं रायबरेली सीट जीते थे, 16 सीट थी, 64, तब भी बीजेपी अलायंस जीती थी ना। इस बार क्यों इतना हार गई? आप लड़े नहीं थे 19 में? नहीं, हम 19 नहीं लड़े थे। क्या वजह रही थी? नहीं, हम तो देखिए 19 में मेरा प्रयास था कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना चाह रहा था। मैं किससे बात चल रही थी? बीजेपी से। किससे बात चल रही थी? बीजेपी में प्रयास कर रहे थे हम, जो हमारे जानने वाले बहुत से लोग हैं, सभी से मैं मिल रहा था। मैं भी यही कह रहा हूँ, शुभचिंतक इतने हैं, मौके पे मदद आपकी हो नहीं पा रही है, नाम आप ले नहीं पा रहे हैं, ना इधर के हैं। सुनिए, बड़ा दल है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नेशनल पार्टी है, तमाम अपने इक्वेशंस होते हैं, बहुत से शुभचिंतक, वहाँ पावर का बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज पावर तो है नहीं, तमाम उसमें दिल्ली वाले आपको प्रॉमिस कर देते हैं, लखनऊ वाले डिलीवर होने नहीं देते हैं। नहीं, ये तो आपकी आसूचना हो सकती है, मेरी सूचना आसूचना क्या, मैं तो आप ही की सफाइयां सुन रहा हूँ कि इस पे मुझे इसमें जिला प्रशासन के कहने पे ये कर दिया। जिला प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर कभी कभी होता क्या है ना, गलत जब आप फीडबैक किसी को देते हो, उस फीडबैक पे कायम रहने के लिए जिला प्रशासन ऐसा काम करता है। उस समय हमको लगता है इन्होंने फीडबैक दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, और मुझे बताया था कि हम हार जाएंगे। उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी पूरी थे। आपकी कोशिश है कि मुंह से एक ऐसा वाक्य ना निकल जाए जो योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत आलोचना साबित हो जाए। देखिए, योगी जी से हम लोगों के बहुत पुराने हो रहे हैं, मठ से रिश्ते रहे हैं, जाना रहा है, मठ के तो प्रति हमारी आपकी मदद श्रद्धा क्यों रही नहीं है। कर रहे हैं? ब्रजेश सिंह की क्यों मदद कर रहे हैं? हमने कभी मांगा ही नहीं मदद इस तरीके की। कभी मदद, जब आप कुछ गलत करें तो ना मदद मांगे किसी से। मदद किस बात की मांगे? हम चुनाव राजनीति करते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम वो सांसद में भी साथ रहे, 2009 से 14 तक हम संसद में भी रहे साथ। हम तो 2020 में, तो पुराने संबंधों का हवाला देते हुए दोस्तियां गांठ लीजिए। चूंकि 2019 में मैं बता रहा हूं आपको, निषाद पार्टी का अलायंस भी मैंने ही करवाया था बीजेपी के साथ। तो उसमें ये था कि प्रयास था कि जौनपुर से निषाद पार्टी कोटे में सीट छुड़वा ले जाएंगे हम लोग। तो लेकिन निषाद पार्टी को एक सीट मिली, वो भी बीजेपी के सिंबल पे, उनके बेटे लड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप एडजस्ट, आप सेट हो जाइए, आपकी पार्टी, फिर आगे देखा जाएगा। तो बाई इलेक्शन में हम लोग इसी प्रयास में थे कि निषाद पार्टी को सीट छूट जाए। बीजेपी का कोई स्टेक वहाँ था नहीं। बीजेपी 4th पोजीशन पे थी मल्हनी में 2017 के चुनाव में। उसके पहले ही बीजेपी का कभी वहाँ नहीं रहा, जब से हम वहाँ पे आए। और हमारे पहले ही भारतीय जनता रारी भी थी, तो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहाँ। जनसंघ एक बार जीती थी, वो भी हमें लगता है सन 57 या 62 में जीती थी। उसके अलावा कभी वहाँ पे बीजेपी जीती भी नहीं थी, हमेशा हारती रही थी। तो मैं इस बात को लेकर अस्वस्थ था कि बीजेपी जेडीयू के अलायंस से मैं ही जीत पाया था 2007 में। 2002 के बाद 2007 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं ही जीता था। तो मुझे लगा कि बीजेपी छूट जाएगी, कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं है ये। तो लेकिन बात नहीं बनी। भविष्य में किसी राजनीतिक दल के ज्वाइन करने की आपकी संभावना है? अब भविष्य का सवाल भविष्य में, अभी तो फिलहाल नहीं। कफ सिरप कांड
उस कांड को लेके सोशल मीडिया पे तमाम बातें, उनमें से एक बात और है आखिरी जो पूछ ही लेते हैं। आज धनंजय जी मिले हैं, आपने कहा कि आलोक सिंह आपके छोटे भाई समान हैं। बिल्कुल। आलोक सिंह का और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में एक ही पते पे दर्ज है, ये जानकारी है आपको? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ सर। आप मल्हनी की वोटर लिस्ट में हैं? हाँ, बिल्कुल है। विधानसभा क्षेत्र मल्हनी, संख्या 367, जौनपुर, अनुभाग संख्या 1 की वोटर लिस्ट है। 115 नंबर पर धनंजय सिंह के भाई जितेंद्र सिंह, 116 पर पत्नी श्रीकला सिंह, 118 पे खुद धनंजय सिंह और 120 पर आलोक सिंह। मकान संख्या 1, नंबर 117। सत्य है? जी, वोटर लिस्ट आप पढ़ के बता रहे हैं, सही होगी? हाँ सर, मैं तो बिल्कुल। हम उसको कहाँ, आप पढ़ के बता रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं। और देखिए, यहाँ हर 6 महीने में SIR अभी बन रही है। हर 6 महीने में आप कहीं भी वोटर बन सकते हैं। हम ही अपने यहाँ 3 जगह वोटर थे। लखनऊ में भी वोटर था मैं, जौनपुर सिटी में भी वोटर था और गांव पे भी वोटर था। तो SIR इसलिए भी जरूरी है। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है धनंजय जी कि जिन आलोक सिंह को STF ने 12 फरवरी 2024 को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से कफ सिरप की बड़ी मात्रा की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया, उनके आपके इतने क्लोज संबंध हैं, फिर ये कफ सिरप का नेटवर्क आप उसमें फिर करेक्ट करिए। बताइए। ये 2024 की FIR है जी, 12 फरवरी की। हाँ, मैंने बोला ना 24 की FIR है। और इसमें इस केस में इन लोगों की गलत गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा, अभी विवेचना होने दीजिए, आपको सब समय आ जाएगा। इनका दोष जो है, मैंने भी विधिवत इस बात की पूरी तहकीकात की है, क्योंकि आज जब हमारे ऊपर रिश्ते के नाते हमें तहकीकात करने का मेरा भी होता कि जो मेरे बगैर संज्ञान में लाए इस तरीके के काम कैसे कर दिया इसने। मैं इनके घर वालों से बात किया, सभी से बात किया इनके, उसमें जो है इन लोगों का इसका इतना दोष है। इसने एजेंसी बना के कोई अपनी रिटेल शॉप बनाया, होलसेल, ये भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने लॉयर से कहा पूरा निकाल के देखो इसने क्या किया है, उसमें जांच के जो इसका अपराध होगा वही उसको होगा। इसको अन्य शस्त्री का, इसमें अभी जांच होने दीजिए, पूरी जांच होगी तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। STF ने ऐसे ही उठा लिया? जी, STF ने ऐसे ही उठा लिया। 2024 की अगर FIR है तो आज 2025 में खत्म होने में गिरफ्तारी का क्या उचित था? पहले पकड़ के बंद कर देते। अमित सिंह टाटा को भी आप आलोक के थ्रू जानते हैं? बस हाँ, आलोक एक कहानी और चल रही है सोशल मीडिया पे कि अमित के घर से STF ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सीज की, गाड़ी नंबर UP 9777। हाँ बिल्कुल। उनकी पत्नी साक्षी सिंह के नाम पे गाड़ी, और कहा जाता है कि धनंजय सिंह के काफिले की सब गाड़ियों का नंबर 9777 होता है। हमारे गाड़ियों का, और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में 1000 गाड़ियों का नंबर 9777 निकलता होगा विभिन्न RTO से। सारी गाड़ियां हमारी हैं। जो हमारे चाहने वाले, मैं बता रहा हूँ, जो हमारे चाहने वाले सुन तो लीजिए, जो हमारे बिल्कुल जो हमारे चाहने वाले होंगे, जो हमसे कहीं ना कहीं संबंध रखते होंगे, वो स्वाभाविक है। जो जिससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रयास करता है, जैसे कपड़ा पहनने का, तमाम चीजें, इसमें आपको भी सौरभ जी, बहुत से लोग मीडिया जगत में आपकी नकल करते हैं, तो क्या वो आपकी सहमति से करते हैं? आदमी किसी से इंस्पायर्ड होता है, उसके हिसाब से करता है। आपने भी एक ट्रेंड सेट किया है मीडिया में, तो तमाम लोग आपके ऐसा बोलना चाहते, दिखना चाहते, बात करना चाहते हैं। इट डजंट मीन कि आप उसमें वो कुछ गलत कर देते, आप उसके लिए दोषी हैं। मैं किसी को ब्लॉक प्रमुखी लड़वाने की तैयारी में नहीं। हम तो राजनीतिक जीवन में ना है। आप नौकरी तो दिलाते ही होंगे, किसी ने कोई अच्छा आपको ठीक लगता होगा कि चलो यार लड़का ठीक है, इसको पर वो हमारे जैसा दिखे बोले तो ये तय है कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी। हमको कॉपीकैट थोड़ी चाहिए। नहीं, लेकिन होता है, आप किसको रोक सकते हैं आप? तो इसलिए ठीक है, उसकी इच्छा है, सार्वजनिक जीवन में है। हम जिले की राजनीति में, हम लोग जिला पंचायत की राजनीति करते हैं, ब्लॉक प्रमुख। एक समय हमारा था कि जब 2010 में जब BSP की सरकार थी, 21 ब्लॉक में से 17 ब्लॉक प्रमुख हमारे थे। 21 ब्लॉक पूरे जिले में, तो 17 ब्लॉक प्रमुख हमारे थे। हमारी विधान परिषद थी, हमने हमारे यहाँ एक प्रभावती पाल जी थी, पिछड़ी जात की महिला थी, उनको घर से बुला के हमने ब्लॉक बहन मावती से मांग के टिकट दिलाया और MLC बनवाया उनको। फिर क्यों छोड़ दी बसपा? कन्फ्रंटेशन हुए थे। किस बात पे? मिसगाइड हो गई थी बहन जी। किस प्रकरण में? CMO प्रकरण में। क्या प्रकरण था? वो भी NRHM घोटाले का प्रकरण था। ना मैं हेल्थ मिनिस्टर था, ना मेरे ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई लेना देना था, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा जा रहा था जैसे अभी। तिवारी थे उस समय हेल्थ मिनिस्टर? उस समय आई थिंक कि कुछ दिन पहले बाबू सिंह कुशवाहा जी थे
जो इस समय समाजवादी पार्टी सांसद है, उसके बाद अंतु मिश्रा हाँ, अंतु मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार जी। तो ये लो, तो कन्फ्रंटेशन, तो जिसका जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ होगा वहीं तो विवाद होंगे। हम न मंत्री हैं, ना मेरा कोई लेना देना है। हुआ क्या था जी? हाँ, तो फिर कन्फ्रंटेशन किस बात पे हुआ था? अब जो भी रहा उस समय हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज बने थे, जो भी रहा हो, जैसे मान लीजिए कि पहले किसी मंत्री रहे, कुछ डिसीजन लिए होंगे, दूसरे ने आके पलटा, तो इन्हीं सब चीज़ों के विवाद होते होंगे आपस में। उन्हीं इन बिटवीन सीएमओ लखनऊ का मर्डर हो जाता है, गोमती नगर में। हाँ। तो वो मर्डर हो गया। उसमें हुआ क्या कि उसमें एक हमारे सहयोगी थे, एमएलसी हुआ करते थे, उनको बाद में सीबीआई ने इंट्रोगेट भी किया। क्या नाम? संजीव द्विवेदी, रामू द्विवेदी। उनको लेके वो हुआ कि हमारी बात हुई, उसमें हुआ कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। उनका अंतु मिश्रा जी के पास आना जाना रहा होगा, जो भी उनको, उसी बात को लेके हमने कहा नहीं, हम जानते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ये बात हमको लगी। भाई देखिए, मर्डर एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका कोई व्यक्तिगत जाति दुश्मनी ना हो, कोई किसी को ऐसे नहीं मार देता। कोई अच्छे पदों पे रहने वाला, कोई विधायक हो, कोई एमपी हो, क्यों किसी की हत्या कर देगा? अनलेस अंटिल आपको कोई ना मारना चाहे, आप अपने बचाव में भले कुछ कर दें आप, अनलेस अंटिल कोई इस तरीके का काम नहीं करता है। जब कुछ वहाँ पे लोकल, और आज से नहीं, बहुत पुराना मामला चलता चला आ रहा है ये, हम ये चाहते थे इसकी पूरी तरीके से जाँच हो जाए। सीबीआई फिर जाँच हुई, इसमें सीबीआई ने पूरी जाँच कर डाली। उस समय तो हम कांग्रेस को नहीं कर रहे थे ना, हम कांग्रेस की सरकार में सीबीआई की इंक्वायरी हुई, हमसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था हम लोगों का, ना हम कोई बेनिफिशियरी थे उस बात के। जो लोग उसमें रहे, देखिए सारे लोग मुलजिम रहे, और जो हम देखे, हम हमेशा हम लोग, बाबू सिंह कुशवाहा भी मुजरिम थे। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा भी रहे, अंतु मिश्रा जी भी रहे, सारे लोग इन्वॉल्व रहे। ठीक, रामू द्विवेदी से सीबीआई ने क्वेश्चन किया, वो तो नहीं मुलजिम रहे। हम इसी बात को लेके, जो सही है आप उस पे रहे, उसी बात को लेके कन्फर्म। कुछ अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया मुख्यमंत्री जी को उस समय, मायावती जी को। जी बिल्कुल। और मिसगाइड हुए तो उसको लेके फिर दूरियां बन गई धीरे धीरे। जब विश्वास ही नहीं रहेगा, हम तो पॉलिटिकल है ना, हमने कहा आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए कि रादर देन अधिकारियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे। जो लोग अधिकारी आज हैं, अधिकारी तो सरकार का होता है, जिसकी सरकार उसी के लिए काम करना। उन्हें ऑफिशियल्स को क्यों हम बांधे किसी जात के दायरे में, किसी पार्टी के दायरे में? वो तो किसी के तो काम करेंगे, उनका तो काम है गवर्नेंस, किसी भी गवर्नमेंट रहे उस गवर्नमेंट के लिए काम करना है। ना उनसे आप वो रखिए, बहुत लगाव रखिए, ना उनको दुश्मन बनाइए, उनसे काम लीजिए। और मैं एक दो चीज़, अब और अखिलेश यादव जी की बात हो रही थी, हम भी आपको बता देना चाहते थे, उनका इधर बीच कुछ लिख के लाए हैं आप? हाँ, जरूरी था। हाँ, बताइए। वो बार बार पीडीए करते हैं और क्षत्रियों को बहुत टारगेट करते हैं। मैं सोचा कि आपके प्लेटफॉर्म पे इस बात को जरूर कह दूं। मैं इस देश में दो क्षत्रियों ने लोक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ों को सबसे ज़्यादा न्याय दिया, और दूसरा हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह जी ने दिया। ये अखिलेश यादव को सीखना चाहिए, क्षत्रियों की आलोचना करना बंद करना चाहिए उनको पीडीए के नाम पे। आज जितनी अति पिछड़ी जातियों को न्याय मिल रहा है, नौकरियों में आ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो ड्यू टू बीपी सिंह है। और अखिलेश यादव का उसमें कोई योगदान नहीं रहा है। अखिलेश यादव की जब सरकार रही है, आप उठा के देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 55% सिपाही की भर्ती अकेले एक बिरादरी की रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने कर दिया, लेकिन कैसे रही है भाई? इसका क्या, इस डेटा का क्या आधार है? आप मंगवा लीजिए पुलिस का डेटा आधार। आज हो सकता है कुछ कम होकर 45% हुआ हो, लेकिन आज भी यही आधार है। It's a big number. Yes, आप मंगा के, आप डेटा मंगा के देख लीजिए। Yes, आप मंगा लीजिएगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात के। आपको ये और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात करना चाहता हूँ। 12 से 15 के बीच में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं इस प्रकरण में उस समय डीओपीटी मिनिस्टर थे, नारायण स्वामी जी थे, उनसे मिला था। ओपोजिशन लीडर थी सुषमा जी, नारायण स्वामी पुदुचेरी वाले। जी, पुदुचेरी वाले। सुषमा जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनसे मिलवाया। छात्रों का डेलीगेशन है, मैं इलाहाबाद जाके वहाँ पे वो भाषण दिया इनके खिलाफ। मैं उस समय, भाई जो छात्र प्रत्येक वर्ष यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के विभिन्न सबॉर्डिनेट से लेके, आजकल सबॉर्डिनेट के भी एग्जाम चले गए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में, कम से कम 40-50 लाख छात्र अपेयर करते हैं। आप पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं? आप
आप उठा के रिकॉर्ड देखिएगा, उस दौरान में ऐसे ऐसे कॉलेजेस में सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे भी बोर्ड के एग्ज़ाम के सेंटर नहीं बनते थे, वहाँ पे पीसीएस के एग्ज़ाम के सेंटर बनाए गए थे, लोगों की कॉपियाँ बाहर लिखवाई गई और लोगों को इंटरव्यू में मनमाना नंबर दिया गया। उसके बाद तो सरकार बदली, पर जांच में तो कुछ नहीं, जांच करानी चाहिए थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ जांच करानी चाहिए थी इस मामले में। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अखिलेश यादव बिल्कुल एस्केप दिया, उनको एस्केप रूट दिया है। जांच करानी चाहिए थी, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए थी। छात्र पर्सनल हो रखा है धनंजय सिंह नहीं, पर्सनल आप बात, हम पर्सनल नहीं हो रखे। मैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूपी पब्लिक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ ग्रामीण इलाकों से बच्चे हमारे पूर्वांचल के जाते हैं। आप देखते होंगे नौकरियों में, अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ यूपीएससी में जौनपुर के 6 लड़के आए हुए। अब ये कह दे कहीं 6 ठाकुर लड़के हुए हमारे यहाँ, 36 लड़के हुए हैं, IAS हुए 6। तो ये पूरी लड़ाई छत्री बनाम यादव है? नहीं, ये कर रहे हैं, इन्होंने करने का प्रयास किया। इनके कितने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य रहे हैं इधर बीच। आपने सिरप को बता दिया, नशीली दवाइयाँ, बच्चे मर रहे हैं। अरे पूरे प्रदेश में आपने हवा क्रिएट कर दिया। आप बोल रहे हो कि क्या कहते, दवा मत खरीदो, मुलेठी खाओ, पता नहीं क्या क्या आप बता रहे हो। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप 21वीं शताब्दी के नेता हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना, कम से कम। चलिए, जाते जाते चूंकि धनंजय जी ने जिक्र किया तो आपको बता दें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल क्राइसिस से बचने के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस जो उनके सामने प्रस्तुत की थी चौधरी देवीलाल ने, और इसी दिल्ली में बोट क्लब में वो एक रैली करने जा रहे थे, तब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स, जो कि जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी थी कि यदि हम सरकार में आए, और तब ये तय नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, चंद्रशेखर जी होंगे, VP सिंह जी होंगे या कोई और होगा, चौधरी देवीलाल जी होंगे, तो कमीशन की रिपोर्ट्स लागू करेंगे। तब शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे कई नेताओं की सलाह पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये कदम उठाया। तो कोई भी जो कदम है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस देश में कोई मंडल मसीहा हैं तो उनमें एक बड़ा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा का है। लेकिन वो जिस सरकार की सदारत कर रहे थे, उस सरकार में पिछड़े वर्ग के सांसदों की संख्या ज़्यादा थी, और ये पहले से घोषित था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। उन्होंने, आधे राजनीतिक कमेंटेटर कहते हैं राजनीतिक साहस दिखाया, और आधे कहते हैं कि उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी थी, एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस को। डेफिनेशन है जो अपने हिसाब से कर लें जी। लेकिन चुनाव, आपको ख्याल होगा, BP सिंह के चेहरे पे लड़ा गया था, किसी लालू और मुलायम सिंह के चेहरे पे नहीं लड़ा गया था। BP सिंह के चेहरे पे लड़ा गया था, लेकिन VP सिंह को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन चेहरा वही थे चुनाव का। वरना वो एक तरफ चंद्रशेखर जी, और जो उड़ीसा भवन में पूरा एक रात पहले, वो सब भी हमें आप मालूम। तो तमाम जिंदगी चंद्रशेखर जी के करीब रहे, आपसे बेहतर कौन जानता है कैसे नाराज होकर चंद्रशेखर जी बाहर निकले थे। बिल्कुल, चंद्रशेखर जी ने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या BP सिंह जो है सर्वसम्मति से नेता चुने गए, तो उन्होंने कहा नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध इसलिए चुने गए क्योंकि चंद्रशेखर जी को कह दिया गया कि देवीलाल जी बनेंगे, तो उनको लगा भाई देवीलाल जी सीनियर है, तो वो राजी हो गए। तो चंद्रशेखर जी के साथ तो दांव किया गया था वहां पे। बिल्कुल दांव किया गया था, मैं उस बात से सहमत। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि फेस BP सिंह राजा नहीं फकीर है नारा लगा था। हम लोग तो उस समय 10th में थे, हम लोगों को याद है कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, नारा लग के इसी आधार पर चुनाव लड़ा गया था। ये जन मोर्चा के दिनों की बात है, कभी आपको सुनाएंगे पॉलिटिकल किस्से, कैसे VP सिंह वित्त मंत्री रहते हैं, मतलब बड़ी दिलचस्प कहानी है। टिकट मांगने जाते हैं, राज्यसभा में आना चाहते हैं, विधानसभा लड़ते हैं। संजय सिंह की नज़र पड़ती है, 1980 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, संजय गांधी की, माफ़ करिएगा, और पूरा विधायक दल चाहता है, और अकबर अहमद डम्पी के नेतृत्व में कैंपेन भी चला जाता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन, संजय गांधी। और इंदिरा गांधी सुझाव पे बिफर जाती हैं। तब संजय गांधी VP सिंह का चुनाव करते हैं, जो उन दिनों सांसद थे। फिर बांदा की तिदवारी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके भाई चंद्रशेखर सिंह जी जज हुआ करते थे, उनकी डकैत हत्या करते हैं, और भी डकैती के कई मामले होते हैं। तब वो इस्तीफा देते हैं, वापस केंद्र में आते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, तमाम बड़े कॉरपोरेट घरानों पे कार्रवाई करते हैं। भूरेलाल जी उस समय बड़े चर्चित IAS हुआ करते थे। डिफेंस में जाते हैं, फिर डिफेंस छोड़ते हैं। उन दिनों सबमरीन, बोफोर्स की घटना, वो अप्रैल की बाद में रेडियो पे सूचना आई थी, और उसके बाद एक जन मोर्चा का कैंपेन बिल्ड होता है, जिसका धनंजय सिंह जी जिक्र कर रहे थे।
राजनीति ऐसी ही है, कुछ तथ्य होते हैं और बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं। कुछ तथ्य ये कफ सिरप पे जो जांच चल रही है वो हम लोगों के सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एफआईआर में, और उसके बाद जो नाम आए, जो तस्वीरें आई, तो हमें लगा कि जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं ज़रा उनका पक्ष भी ले लिया जाए। आपने इतनी लंबी बातचीत में तमाम प्रकरणों पर धनंजय सिंह का पक्ष सुना, अब आपकी बारी है अपनी राय देने की। आपको क्या लगता है? इसमें इस प्रकरण में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे रिटेलर, उनकी तस्वीरें बहुत से लोगों के साथ घूम रही हैं। अखिलेश यादव जी के साथ भी तस्वीरें हैं, उनकी पार्टी छोड़ के गए नेताओं के साथ भी तस्वीरें हैं। बहुत से लोगों को तस्वीरों के आधार पे नहीं, रिश्ते की बात मैंने अपनी बात कही, ये बहुत से लोगों की तस्वीरों के आधार पे नहीं, ये जो जिला पंचायत अध्यक्षी होनी है, जहां पे अगली राजनीतिक मुठभेड़ होनी है, उसके आधार पे चीजें तय हो। धनंजय सिंह जी नाम नहीं ले रहे, पर ये ललन टॉप पे यहाँ खुल के बात होती है। आप बताइए इस बातचीत के बारे में, अब आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमारी और थोड़ी सी रह गई। 2022 में एक चुनाव प्रकरण में हमने एक बयान दे दिया था कि पशुपालन को लेके, पशुपालक जो है गौशालाओं को लेकर, एक था ना कि छुट्टा पशु है उत्तर प्रदेश में बहुत हो गए हैं जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी। तो मेरे तो उसमें से एक सुझाव था कि प्रत्येक गांव में गौशालाएं बन जाएं। लेकिन अखिलेश जी ने एक कन्नौज में बयान दिया था, मैं वो बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। आज आप बिल्कुल अखिलेश जी नहीं, आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। नहीं, अच्छा है, बड़े नेता से राजनीतिक विरोध करें तो अपना कद भी बढ़ने की संभावना रहती है। कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला। इस बयान का आगे पीछे का नहीं चला रहे हैं, मैं आगे भी चला दे रहा हूँ। वो सारी चीजें हैं इनकी, यही नहीं, और उसके अलावा इनके कई बयान हैं जो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान ये दे देते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं व्यक्ति को देना चाहिए। इस प्रकरण में, संवेदनशील प्रकरण में तो खास तौर से नहीं देना चाहिए। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। मैं आपको एक बयान इनका और सुनवा देना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने एक बयान दिया था कि पशुपालक ज़्यादा करके लोग किसान होते हैं, और हमारे यहाँ एक इकॉनमी है दूध बहुत बड़ी, और किसान जो है चाहे वो छत्री हो, किसान ज़्यादा करके 4 कम्युनिटियाँ ज़्यादा किसान रही उत्तर प्रदेश में। छत्री, जाट, यादव और कुर्मी, ज़्यादा किसान का काम इन्हीं लोगों के उसमें रहे, खेतिहर रहे हैं लोग। तो सबके दरवाजे पे बैल, गाय, भैंस बधी रहती थी। तो अखिलेश जी भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। ये बयान देते हैं कि क्या कहते हैं कि गौशालाओं को लेके बदबू आती है और इत्र पार्क हम कन्नौज में बना रहे हैं। मैंने वो बयान दिया था कि ज़्यादा करके लोग इन्हीं के समर्थक हैं जो छुट्टा पशुए जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य किसी जात को नहीं था, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि किसान वर्ग जो है सब लोग पशुपालक हैं। और दिक्कत इस बात की है, अखिलेश जी के साथ क्या है, अखिलेश जी ये मान बैठे हैं कि एक बिरादरी हमारी ही है। अरे भारत के नागरिक हैं, यादव भी इस देश में बहुत तरक्की कर, बहुत जगह, हर लोगों के साथ हैं। वो आपकी पार्टी यहाँ है तो ठीक है, यहाँ आपने उस आधार पे वातावरण बना रखा है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में हालात दूसरे हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरे हैं, तमाम राज्यों में अलग अलग हैं। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ही यादव तो है नहीं। तो एक जात की राजनीति में जो पहले भी कहा कि ऐसा न करें, तमाम मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 के बाद ऐसी घटना हुई। आप देखिए जैसे पोलिंग के बाद इन्होंने कहा ईवीएम में बदल दिया जाएगा। नए नए लड़के, इंटरमीडिएट के, बीए के लड़के लाल टोपी लगा के जाके घेर लिया पूरा ईवीएम जहाँ रखा हुआ है। तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हो गए। अग्निवीर लागू हुआ इस देश में, उसका खिलाफत करके जगह जगह पूरे प्रदेश से प्रदर्शन, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हो गए इस देश में। आज वो लड़के बेचारे अपनी सिपाही की भर्ती हो रही थी, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था। तो आप किस तरीके का मैसेज क्या देना चाहते हैं? पर आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति की राजनीति कर रहे होते
तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन पाते लोकसभा चुनाव में? देखिए, सिर्फ यादवों के वोट के दम पे अखिलेश यादव 37 सांसदों के नेता थोड़ी बने हैं। देखिए, मैं उनको दलितों का, पिछड़ों का, सबका वोट मिला होगा, तभी तो बीजेपी की इतनी बड़ी मशीनरी के सामने मैं जीते। इस बात से आपके सहमत हूं मैं, लेकिन उसको करेक्ट करना चाहूंगा। अखिलेश यादव 2012 से 17 मुख्यमंत्री रहे, 14 अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े, फिर 17 में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो समीकरण बना के कांग्रेस से चुनाव लड़के जीतने का प्रयास किए, स्टेट में 50 सीट के नीचे आ गए। फिर जो है उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था 2019 में। 2019 में बसपा के साथ समझौता करते हैं, 5 सीट घर की भी नहीं बचा पाते हैं अपनी। बसपा 10 सीट जरूर जीत जाती है, वो 5 सीट अपने घर की भी नहीं बचा पाते हैं उसमें से, ठीक है। फिर वही 2022 में आप आरएलडी के साथ समझौता करते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो गई आपकी, ठीक है। 24 में जो हुआ, हालात जो हुए उत्तर प्रदेश में, देखिए इस बार बीजेपी को बीजेपी के लोगों ने हराया है, अखिलेश यादव नहीं जीते। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप पूरे देश में उठा के चुनाव का वातावरण देखिएगा। जो बीजेपी का मूल वोटर था वो जो है 5 से 7% शिफ्ट हुआ था, और बीजेपी को हराने के लिए एक कतई गलतफहमी न बने कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी जीती है 37 सीट। आपका इतना विरोध है उनसे कि आप उनकी राजनीतिक जीत को भी? नहीं, मैं नहीं मानता ना। मैं बीजेपी की हार मानता हूं उसको। एक ही बात है तो वो भी कहें कि 17 में हमें हमारे लोगों ने हरा दिया, इसलिए बीजेपी जीती। 27 आएगा सामने, आप दिखेगा 3 अंकों में नहीं पहुंचेंगे। यही पंकज जी हमारा इंटरव्यू लिए थे, आज आपके साथ हैं, पूछिएगा उनसे। हमारे यहाँ मैंने उनसे कहा था कि मैंने उत्तर प्रदेश का पूरा सर्वे कराया है और ये 100 सीटें पा जाएंगे, इनके लिए उपलब्धि होगी। 109 पे रुक गए थे। आप जीत रहे थे क्योंकि आप तो चुनाव हारे। नहीं, हम चुनाव हारे, मुझे तो हराया गया ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं चुनाव वैसे मैं जीता हुआ चुनाव मैं। बड़ा मुश्किल है ना धनंजय सिंह होना कि भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं दबी जबान से, लेकिन जिला और आसपास वर्चस्व को लेकर जिनसे संघर्ष है वो भी भाजपा में है। अभय सिंह जिनसे बुराई रही वो भी अब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के करीबी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की लगातार बुराई कर ही रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की वजह से नहीं, बसपा का अभी उतना राजनीतिक महत्व बचा नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल है। मैं कतई क्रॉस वोटिंग के चक्कर में नहीं हूं ना, मैं इस तरीके काम करता हूं। आप नहीं, अभय सिंह की बात कर नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कभी अवसरवादी भी नहीं रहा। मैं बीजेपी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूं। मेरे फादर जो है 1948 में जब संघ पे प्रतिबंध लगा था तो 75 दिन वो जेल रहे हैं। गुरुजी को जब गिरफ्तार किया गया था, जगह जगह शाखाओं पे प्रतिबंध लगे, 75 दिन तक संघ पे प्रतिबंध लगा, जेल रहे। जब संघ से प्रतिबंध हटाया, गुरुजी जेल से छूटे, तब सब लोग जेल से छूटे थे। शाखा प्रमुख थे उस समय, मछली सर शाखा का प्रमुख थे वो। तो हमारा बैकग्राउंड वो रहा, इसलिए हमेशा घर में। तो तब भी रहा होगा जब आप मुलायम सिंह यादव और मायावती के करीबी थे। नहीं, मुलायम सिंह यादव के साथ मैंने कहा ना, जब हमारे ऊपर मुकदमे हम लोगों के ऊपर कायम किए, सरकार बनवाए थे, और 2004 में मुलायम सिंह जी के खिलाफ लड़े भी हम लोकसभा का चुनाव, क्योंकि वो आपका लोकसभा का टिकट काट दिए। नहीं, टिकट नहीं काटे, सीट छोड़ने की बात थी। मैंने टिकट मांगा नहीं था, हमने सीट छोड़ने की बात कही थी। हमने कहा मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, आप सीट जौनपुर छोड़ दीजिए। नहीं छोड़े, चुनाव लड़े हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनसे 4 महीने में लड़ गए थे, 6 महीना लगा था चुनाव। और कहीं ना कहीं मैं बताता हूं, मैं आपको, मैं इस बात का गिल्ट फील करता हूं कि 2002 में जो हम लोगों ने विरोध किया था, और जिसकी वजह से 2004 में अटल जी सरकार दोबारा नहीं बन पाई। अगर हम लोग वो विरोध नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही होती, अटल जी इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने होते, देश की हालात और बेहतर रहे होते। इस बात का कहीं ना कहीं गिल्ट रहता हूँ। ये देखिए, राजी भी नहीं हो रहे हैं कि भाजपा में जाने को तैयार बैठे हैं हर मुमकिन मौके पे। कभी योगी आदित्यनाथ, कभी अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बिहार से लेके मैं मान रहा हूं तमाम जगहों पर केवल उत्तर प्रदेश उन्हें उस साल उस वर्ष आप ख्याल करिए 2004 में उत्तर प्रदेश में 9 सीट भाजपा जीती थी। 1999 से ही चीचा लेदर शुरू हो गई थी। नहीं, अगर नंबर घट के 55-60 से 29 में ही आ गया था। 2099 में 29 सीट जीती थी। हमें पूरा एकदम ढलान शुरू। लेकिन अगर हम लोग उसमें नहीं किए होते उतना, तब भी भाजपा 25-30 सीट तब भी जीत जाती। इतना तो भाजपा गिरी हालत में जीतती उत्तर प्रदेश में। और अगर 13 सीट, भाई 129 भारतीय जनता पार्टी से 143 कांग्रेस थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा होती, 144-45 सीट पाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। एलाइज तो तब भी साथ में नहीं थे ना, एलाइज भी तो बुरी तरह हारे थे। टीडीपी भी हारा था, YS राजशेखर रेड्डी ने पटक लिया था संयुक्त आंध्रा में उनको। ये बात सर बड़ी लंबी बहस है, ये ऐसे नहीं कि चलिए ये चर्चा चलती रहेगी इस पूरी बातचीत के बारे में। अब आपकी राय का इंतजार है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉक।